अ, आलियान, आपको आई गेस गलती से मैनेजमेंट ने होस्ट बना दिया है। काइंडली आलियान, होस्ट राइट्स चेंज करना आते हैं आपको? हाँ, थैंक यू। सही है जी। चलो भाई, तो इस सवाल की मैं बात कर रहा था, ठीक है। और अब आई होप कि आप सबको स्क्रीन भी नज़र आ रही है और आवाज़ भी सुनाई दे रही है, ठीक है। हमने ये वाला सवाल जो है आप लोगों के सामने जो स्क्रीन पर आ रहा है, ये सवाल जो है वो सॉल्व करना है। और मैंने आप लोगों को जो है वो ये सवाल भेजा भी है, और मैं वेट कर रहा हूँ कि आप सब इस सवाल को सॉल्व कर कर मुझे दे दें, ठीक है। मैं अपना व्हाट्सएप भी देख लेता हूँ। कुछ बच्चों का रिप्लाई आना शुरू हुआ है, ठीक है। तो मैं करवाना भी शुरू करता हूँ इस सवाल को। देखिए, इस सवाल में आपके पास एक कॉस्ट का जो है ना वो फंक्शन दिया हुआ है, और लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इन रुपीज is rupees cx is equals to 15x plus 9750, where x is the number of items produced। इसका मतलब ये हो गया कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होगी वो 15 होगी, और मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो 9750 होगी, है ना। और सेलिंग प्राइस जो है ना वो मुझे 30 दी हुई है। सेलिंग प्राइस मुझे 30 दी हुई है। इसका मतलब सबसे पहले तो मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सर्च कर लूंगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो 30 माइनस 15, यानी कि 15 आ जाएगी। और फिर अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढूंगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ढूंढूंगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स जो होगा वो मेरी फिक्स कॉस्ट यानी कि 9750 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि 15। तो 9750 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि 650 यूनिट्स। 650 यूनिट्स जो है वो मेरे पास मेरा आंसर आ रहा होगा, या मेरा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 650 यूनिट्स पर होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए जी, बताएं कोई मसला। सही है, कोई मसला नहीं है ना। अच्छा, अब यहाँ तक मुझे ये भी बता दें कि आप लोगों का सारा होमवर्क कंप्लीट है। मैंने आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी दिए थे, और मैंने आप लोगों को जो है वो क्या कहते हैं, 2 क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई भी थी, जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 से पर्टेन करती थी। और हमने चैप्टर 1 के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लासेस में डिस्कस भी कर लिए थे, ठीक है ना। तो क्या हम अब आगे चलें? अच्छा, हमने लास्ट क्लास जो है उसमें स्ट्रेट लाइंस के बारे में ये पढ़ लिया था कि अगर दो पैरेलल लाइंस होंगी तो उनका ग्रेडियंट जो है उसमें क्या ताल्लुक होगा, और जो अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी तो उनका जो ग्रेडियंट होगा ना उसमें क्या ताल्लुक होगा। ऐसा ही किया था ना हमने, कि दो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी उनके ग्रेडियंट में किस तरह का ताल्लुक होगा, और अगर दो परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर लाइंस होंगी तो क्या ताल्लुक होगा, और पैरेलल लाइंस होंगी तो क्या ताल्लुक होगा। इस तरह की हमने चीज़ें जो है वो कर ली थी। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ जो है वो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, और ये जो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस हैं ये भी आपके चैप्टर नंबर 1 में ही शामिल है, चैप्टर नंबर 1 का ही हिस्सा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में ही शामिल है, चैप्टर नंबर 1 का ही हिस्सा है, और कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। आप अपनी तवज्जो अगर रखेंगे तो आप आसानी इन सवालों को भी कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम क्वेश्चंस कहलाते हैं, प्रॉब्लम सम्स कहलाते हैं, और इसमें जो है ना वो आपके बेसिक मैथ्स के हिसाब से चीज़ें जो है वो सॉल्व करी हुई होती हैं। और लेट से कि ये हमारा पहला सवाल है, हम इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करने का टाइम दूंगा और फिर मैं भी इसको सॉल्व करूंगा। देखिए, इस सवाल में लिखा हुआ है, इन अ चैरिटी शो टिकट्स वेर सोल्ड एट ₹180 फॉर फर्स्ट क्लास, ₹120 फॉर सेकेंड क्लास एंड ₹60 फॉर जनरल इंक्लोजर। ठीक है, 3 तरह के टिकट्स अवेलेबल है। The number of seats in general enclosure was double of that in the first class, and the number of seats in second class was triple of that in the first class. If all seats were occupied except 20 seats in first class and the show fetched 62,400 rupees, find the number of persons who attended the show. देखिए, वो बोलते हैं कि एक चैरिटी शो है और उसमें टिकट्स बिकती हैं, और उसमें जो टिकट्स बिकती हैं ना, तो उसमें 3 तरह के केसेस हैं, 3 तरह के शोज हो रहे हैं, 3 तरह की टिकट्स हैं। एक है फर्स्ट क्लास की टिकट, एक है आपके पास सेकंड क्लास की टिकट, और एक है आपके पास जनरल इंक्लोजर। अच्छा, फिर हम प्राइस लिख देते हैं। जो आपके पास फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास की जो एक टिकट है ना वो 180 की है। जो आपके पास सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास की एक टिकट 120 रुपए की है। और जो आपका जनरल इंक्लोजर है, जनरल इंक्लोजर की एक टिकट जो है वो 60 की है। ठीक है। अच्छा, फिर बोलते हैं द नंबर ऑफ सीट्स इन जनरल इंक्लोजर वाज डबल ऑफ दैट इन दी फर्स्ट क्लास। यहां पर हम सीट्स लिख देते हैं। अब हमें नहीं पता कि फर्स्ट क्लास में कितनी सीट्स हैं, एज्यूम कर लो कि x सीट्स हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ सीट्स इन जनरल इंक्लोजर वाज डबल ऑफ दैट इन दी फर्स्ट क्लास। अगर फर्स्ट क्लास में आप एज्यूम कर रहे हो कि x सीट्स हैं, तो जनरल इंक्लोजर जो है ना उसमें जो सीट्स होंगी वो कितनी होंगी, वो 2x होंगी। and the number of seats in second class was triple of that in the first class। और जो सेकंड क्लास में सीट्स हैं वो फर्स्ट क्लास में जितनी सीट्स हैं उसका ट्रिपल है, यानी कि ये 3x होंगी। if all seats were occupied except 20 seats in first class and the show fetched 62,400, find the number of person who attended the show। अगर सारी टिकटें बिक गई थी, अगर सारी टिकटें बिक गई थी सिवाय 20 टिकटों के जो फर्स्ट क्लास की टिकट्स हैं, और शो से टोटल रकम 62,400 रुपीज कमाई गई, तो आप ये बताओ कि कितने लोग ये शो देखने के लिए आए थे। मैं वापस से चीज़ों को रिपीट करता हूँ। देखिए, सवाल में ये लिखा हुआ है कि एक चैरिटी शो है, चैरिटी शो की टिकट्स दस्तियाब हैं। 180 रुपए की टिकट है फर्स्ट क्लास की, 120 रुपए की टिकट है सेकंड क्लास की, और 60 रुपीज की टिकट है जनरल इंक्लोजर की। ये प्राइस पर टिकट है, यानी कि एक टिकट कितने की बिकती है ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्राइस पर टिकट है, यानी कि एक टिकट कितने रुपए में बिकती है, ये बात यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ सीट्स इन जनरल इंक्लोजर वाज डबल ऑफ दैट इन दी फर्स्ट क्लास। जितनी सीट्स फर्स्ट क्लास में होंगी, अगर आप एज्यूम करते हो कि फर्स्ट क्लास में x सीट्स हैं, अगर आप एज्यूम करते हो कि फर्स्ट क्लास में x सीट्स हैं, तो उसने बोला कि द नंबर ऑफ सीट्स इन जनरल इंक्लोजर वाज डबल ऑफ दैट इन दी फर्स्ट क्लास। जनरल इंक्लोजर में जो टिकट्स होंगी वो फर्स्ट क्लास की टिकट से डबल होंगी, यानी कि अगर फर्स्ट क्लास में x सीट्स है, जो जनरल इंक्लोजर में 2x सीट्स होंगी। एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन सेकेंड क्लास वाज ट्रिपल ऑफ दैट इन दी फर्स्ट क्लास। और जो सेकंड क्लास है उसमें जो सीट्स होंगी वो फर्स्ट क्लास की सीट से ट्रिपल होंगी, यानी कि अगर फर्स्ट क्लास में x सीट्स है तो सेकंड क्लास में जो सीट्स होंगी वो 3x होंगी।
If all seats were occupied except 20 seats in first class and the show fetched 62,400, find the number of persons who attended the show. अगर सारी टिकट्स बिक गई हैं सिवाय उन 20 टिकट्स के जो फर्स्ट क्लास की थी और शो में 62,400 टोटल पैसा मिला, तो आप ये बताओ कि भाई आपने जो है ना वो क्या कहते हैं कितने लोगों ने जो है ये जगह कितने लोगों ने ये जो चैरिटी शो है ना वो अटेंड किया। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये सवाल सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ ठीक 5 मिनट। मीनवाइल इन 5 मिनट के दौरान आप लोग सवाल को रीड करें, आप लोग सवाल को समझने की कोशिश करें, आप लोग सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप लोग जो है वो अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे। ठीक है, काइंडली आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करें। ठीक है, और इस सवाल को सॉल्व करने की बेहद कोशिश करें। इस तरह का एक सवाल आपके पास आ सकता है, इस तरह का एक सवाल आपके पेपर में आ सकता है। मैं व्हाट्सएप को ओनली एडमिन से हटा रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर सकें और मुझे ज़रा आप लोग जो है वो ग्रुप पर ही इस सवाल को सॉल्व कर कर और अपना रिस्पांस दें। मैं देखना चाहता हूँ कि भाई आप लोग क्या करते हैं। ठीक है, मैं उसको ऑल पार्टिसिपेंट्स पे ले गया हूँ। आप लोग मुझे रिस्पांस दें, जितने लोगों ने सॉल्व किया है वो अपने सोल्यूशन की पिक्चर लेकर शेयर करें और अटेंडेंस भी मार्क कर दें। ठीक है, मैंने जो है वो ग्रुप को सेटिंग्स जो ग्रुप की हैं वो चेंज कर दी हैं। जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। बेटा जल्दी जल्दी ग्रुप पर मैसेज करें। जल्दी जल्दी ग्रुप पर मैसेज करें, मैं वेट कर रहा हूँ। सब रिस्पॉन्स देंगे, सब कोशिश पूरी करेंगे अपनी, सब मुझे बताएंगे कि आंसर क्या हो सकता है। जल्दी जल्दी करें। दो मिनट और हैं आप लोगों के पास। ठीक है, 2 से 3 मिनट और हैं आप लोगों के पास। अटेंडेंस भी मार्क करें और जल्दी से आंसर भी बताएं ग्रुप पर ना, ग्रुप पर ही बताएं व्हाट्सएप पर। जो भी आपको आंसर समझ में आता है उसकी पिक्चर लेकर सेंड करें। ये आपके बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, इस तरह का एक दो क्वेश्चन जो है ना इस तरह के आपके पास पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, और आपने ऑन स्पॉट उनका आंसर जो है वो सोचना होगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और जाहिर है कि उसी वक्त आपको सोचकर अपना आंसर बताना होगा। तो आपके पास जो है वो सिनेरियो बहुत सारे बन सकते हैं। अटेंडेंस बहुत कम लोगों ने मार्क करी है अभी तक मेरे ख्याल में। काइंडली जल्दी जल्दी करें और मुझे पिक्चर लेकर जो है ना वो आंसर सेंड करें।
कुछ भी सोचो यार, सोचो, कोशिश तो करो, कोशिश तो करो, कोशिश करो, कोशिश करो। इस तरह का एक सवाल आएगा 2 मार्क्स का। कोशिश करो, हो जाएगा। कोशिश करो, अपनी पूरी कोशिश लगा, अपनी पूरी जान मारो, कोशिश करो। देखो, मुझे ये बात बताओ, ये जो सीट्स हैं, ठीक है ना, एक तो सीट्स हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, अकल लगानी है। अच्छा मुझे बताओ, पर्सन पर्सन, मुझे बताओ कि इस स्टेडियम में फर्स्ट क्लास में कितने लोगों ने ये चैरिटी शो अटेंड किया होगा। देखो, सीट्स का मतलब है कि कुर्सियां कितनी हैं, पर्सन का मतलब है कितने लोगों ने ये शो अटेंड किया होगा। तो मुझे बताओ कि फर्स्ट क्लास में कितने लोगों ने ये शो अटेंड किया होगा। 20 लोगों ने किया होगा फर्स्ट क्लास में। देखो, उसने ये कहा था कि इफ ऑल सीट्स वेर ऑक्यूपाइड एक्सेप्ट 20 सीट्स इन फर्स्ट क्लास, यानी कि फर्स्ट क्लास जो है ना, उसमें जितनी सीट्स लगी हुई थी ना, फर्स्ट क्लास में जितनी सीट्स लगी हुई थी, वो पूरी 100% फिल नहीं हुई। फर्स्ट क्लास में जितने लोगों के बैठने की जगह थी, उससे 20 लोग कम आए। मिसाल के तौर पर अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, मिसाल के तौर पर अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि फर्स्ट क्लास में 250 सीट्स लगी हुई थी, मिसाल के तौर पर अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि फर्स्ट क्लास में 250 सीट्स लगी हुई थी, 250 लोगों के बैठने की जगह थी, तो क्या 250 लोगों के बैठने की जगह थी, तो 250 लोगों के बैठने की जगह पूरी हो गई होगी। मुझे ये बताओ कि अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि फर्स्ट क्लास में 250 लोगों के बैठने की जगह थी, सवाल के हिसाब से जितने लोगों की बैठने की जगह थी फर्स्ट क्लास में, उससे 20 लोग कम जो है वो वहां पर बैठ सकें। 20 लोग, 20 सीटें खाली थी। तो अगर 250 सीट्स थी तो 250 के बजाय कितने लोग आए होंगे फर्स्ट क्लास में। अगर मैं मिसाल लेता हूँ कि फर्स्ट क्लास में 250 लोगों के बैठने की जगह है, अगर मैं मिसाल लेता हूँ कि फर्स्ट क्लास में 250 लोगों के बैठने की जगह है, तो क्या 250 लोग आए होंगे, 230 आए होंगे ना। ठीक है, क्यों 230 आए होंगे, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि जितने लोगों के बैठने की जगह थी, उससे 20 लोग कम बैठने आए। तो अगर कोई कहता है कि भाई 250 लोगों के बैठने की जगह थी, अगर कोई कहता है कि भाई 250 लोगों के बैठने की जगह थी, तो उसके बजाय 230 लोग बैठने आए होंगे, यानी कि 250 माइनस 20, ऐसे ही आएगा ना। ठीक है, 250 माइनस 20 ऐसे ही आएगा ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट क्लास में एक्स लोगों के बैठने की जगह है, अगर मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट क्लास में एक्स लोगों के बैठने की जगह है, तो मुझे बताओ कि फर्स्ट क्लास में कितने लोग आए होंगे। आप कहोगे कि सर x-20 लोग आए होंगे, है ना, x-20 लोग आए होंगे, सही है। अच्छा, सेकंड क्लास में तो सारी सीट्स जो है वो बुक हो गई हैं। थर्ड क्लास में, ये जनरल इंक्लूजन में भी सारे लोग आए। सिर्फ फर्स्ट क्लास के बारे में लिखा हुआ था कि जितनी जगह है या जितने लोग आ सकते हैं, उससे 20 लोग कम आए। फर्स्ट क्लास में सिर्फ ऐसा लिखा हुआ था कि जितने लोगों की जगह है या जितने लोग आ सकते हैं, उससे 20 कम लोग आए हैं। बाकी जगहों पर तो ये नहीं लिखा था ना, बाकी जगहों पर तो ये नहीं लिखा हुआ था। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमने एक वर्किंग कर ली कि भाई कितनी सीट्स हैं, और हमने ये वर्किंग भी कर ली कि उन सीट्स में कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, कितनी सीट्स हैं ये एक बात हो गई, और उन सीट्स में कितने लोग आए हैं ये दूसरी बात हो गई। क्या यहाँ तक कोई मसला है, क्या यहाँ तक कोई मसला है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, लेट से मैं तुम्हें ये बोलूं कि एक चीज 180 रुपए की है, एक चीज 180 रुपए की है। गौर से सुनना, मैं अगर तुम्हें बोलूं कि एक चीज 180 रुपए की है, और मैंने ऐसी 10 चीजें बेची, एक चीज 180 रुपए की है और मैंने ऐसी 10 चीजें बेची। मैं तुम्हें अगर ये बोलूँ एक चीज 180 रुपए की और ऐसी मैंने 10 चीजें बेची, तो टोटल पैसा कितना मिला, 1800 ना। कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने यूनिट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, है ना। तो इसी तरह से अगर मैंने 180 रुपए वाली x-20 जो है ना वो लोगों को सीट्स बेची हैं, तो यहाँ पर अगर मैं टोटल रेवेन्यू लिखूं,
अगर मैं यहाँ पर टोटल रेवेन्यू लिखूं, पहली कैटेगरी से जो रेवेन्यू आया होगा वो 180 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 20, इतना रेवेन्यू आया होगा। पहली वाली कैटेगरी से जो रेवेन्यू आया होगा वो 180 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 20 आया होगा। भाई जितने रुपए की एक चीज है मल्टीप्लाइड बाई जितने लोगों ने वो चीज खरीदी है ना, तो एक चीज 180 रुपए की है मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 20 लोगों ने वो चीज परचेज करी, x माइनस 20 लोगों ने वो चीज परचेज करी या खरीदी, तो हम 180 को x माइनस 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से मुझे अब आगे बताओ फर्दर कि 120 रुपए वाली मैंने 3x चीजें बेची, तो इससे जो पैसा आया होगा वो कैसे आएगा, 120 मल्टीप्लाइड बाई 3x, है ना, 120 मल्टीप्लाइड बाई 3x, 120 मल्टीप्लाइड बाई 3x पैसा जो है वो सेकंड कैटेगरी से आएगा। अच्छा अब थर्ड कैटेगरी का बताओ, थर्ड कैटेगरी से कितना पैसा आएगा, जो थर्ड कैटेगरी है उससे कितना पैसा आया होगा, थर्ड कैटेगरी से आया होगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 2x। देखो मैं रेवेन्यू का ही फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है ना वो अप्लाई कर रहा हूँ। रेवेन्यू कैसे हम निकालते थे, टोटल सेल्स रेवेन्यू निकालने के लिए हम लोग प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते थे यूनिट से। अब यहाँ पर प्राइस जो है वो एक टिकट कितने की बिक रही है, ये है, ठीक है, और यूनिट्स क्या है कि भाई जितने लोगों ने ये चीज खरीदी वो यूनिट्स है, सही कह रहा हूँ। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा, अच्छा नंबर ऑफ सीट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीट से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, नंबर ऑफ पर्सन से क्यों मल्टीप्लाई किया, सीट से इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया और नंबर ऑफ पर्सन से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि पैसे तो उन सीट्स के आएंगे जिन सीट्स पर लोग ये फंक्शन देखने आए हैं, है ना। अगर कोई सीट लगी हुई है लेकिन वहां पर कोई बंदा आया ही नहीं है तो वहां थोड़ी उसके पैसे थोड़ी आएंगे, पैसे तो वो लोग देंगे ना जो आए। भाई एक सिनेमा है, सिनेमा में जो है वो 200 सीट्स लगी हुई है लेकिन शो देखने के लिए 70 लोग आए तो 70 टिकटें बिकी होंगी, 200 थोड़ी बिकी होंगी। तो हमें जो मल्टीप्लिकेशन करनी है ना रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए वो नंबर ऑफ पर्सन से करनी है, हमें नंबर ऑफ सीट से मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो तो ज्यादा हो सकती हैं। पैसे या रेवेन्यू तो हमें उन टिकट्स का आता है ना जो टिकट्स हमने बेची हैं, बात समझ रहे हो। अच्छा अब सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में और क्या लिखा हुआ है, सवाल में और ये लिखा हुआ है कि टोटल जो पैसा आया सारी जगहों से, टोटल जो पैसा आया सारी टिकट्स बेचकर, जो टोटल आपका पैसा आया है सारी टिकट्स बेचकर वो कितना आया। देखो जो हमें रेवेन्यू गिवन है ना वो रेवेन्यू इन तीनों का कुल टोटल शो का गिवन है, टोटल गिवन है, टोटल कितना गिवन है 62,400। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 180 वाली 180 रुपए वाली x माइनस 20 टिकट्स बेची इसका पैसा जमा, 120 वाली 3x टिकट्स बेची इसका पैसा जमा, 60 वाली 2x टिकट्स बेची इसका पैसा, ये सारा पैसा मिल मिलाकर 62,400 बन रहा है, ठीक है। 180 वाली x माइनस 20 टिकट्स बेची जमा 120 रुपए वाली 3x टिकट्स बेची जमा 60 वाली 2x टिकट्स बेची, इन सारी जगहों से आने वाला जो टोटल पैसा है वो 62,400 है, ठीक है। इन सारी जगहों से आने वाला कुल पैसा टोटल पैसा, सारा पैसा जब ऐड कर देते हैं तो वो 62,400 बनता है। वो जो 62,400 दिया हुआ है वो पूरे शो का टोटल जो पैसा मिला है ना वो है, और टोटल जब पैसा मिला है वो है तो उसका मतलब ये है कि उसमें जो है वो आपके पास पहली दूसरी और तीसरी कैटेगरी तीनों से आने वाला पैसा जो है उसका ये टोटल है, इसका ये एडिशन है। अब 180 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180x बनेगा, फिर 180 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 180 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये 3600 बनेगा। उसके बाद 120 को 3x से मल्टीप्लाई करो तो ये 360x बनेगा। उसके बाद 60 को 2x से मल्टीप्लाई करो तो ये 120x बनेगा, इज इक्वल्स टू 62,400, है ना। अब आप क्या करो 180 360 और 120 को ऐड करो, 180 और 120 जो है वो 300 बन जाता है, 300 और ये बन जाएगा 660x। अच्छा और 3600 सीधे हाथ पर जाएगा तो वो 24,000 और 62,400 में ऐड होगा
तो वो कितना बन जाएगा 66, कितना बन जाएगा 600 ऐड हुआ 63, 66,000। ठीक है, अब बताओ x कितना होगा। x जो हो जाएगा वो होगा 66,000 डिवाइडेड बाई 660, 66,000 डिवाइडेड बाई 660। ऐसा है हाँ या नहीं? 66,000 ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या? बताना जरा, कोई प्यारे बच्चों कोई कंफर्म करे काइंडली। x की क्या वैल्यू आती है बताओ, x की वैल्यू कितनी आती है? x की क्या वैल्यू आती है बेटा? x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू 100 आ रही है, x की वैल्यू 100 आ रही है। इसका मतलब x की वैल्यू 100 है, ठीक है ना। इसका मतलब x की वैल्यू 100 है, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट क्लास, उसमें 100 सीट्स थी, है ना। फर्स्ट क्लास में 100 सीट्स थी, ठीक है ना, क्योंकि x लिखा था ना हमने, x लिखा था, यानी कि फर्स्ट क्लास में जो है वो 100 सीट्स थी। ठीक है जी, फर्स्ट क्लास में हमारे पास 100 सीट्स थी, और फर्स्ट क्लास में हमारे पास 100 सीट्स थी। उसके बाद फिर हमारे पास बताओ और क्या होगा। फर्स्ट क्लास में 100 सीट्स, उसके बाद फिर सेकंड क्लास में कितनी सीट्स, 3x यानी कि 300 सीट्स, और उसके बाद जनरल इंक्लूजन में कितनी सीट्स, 200 सीट्स यानी कि 2x। पर्सन लोग कितने आए थे, लोग कितने आए थे? फर्स्ट क्लास में जो है वो 100 माइनस 20 यानी कि 80 लोग आए होंगे। सेकंड क्लास में 300 के 300 लोग आए, और जनरल इंक्लूजन में भी 200 के 200 लोग आए, यानी कि टोटल जो लोग आए होंगे ना वो 580 लोग होंगे। टोटल जो लोग आए होंगे ना वो 580 लोग होंगे। ठीक है जी, टोटल जो लोग आए होंगे वो 580 लोग होंगे। टोटल जो लोग आए होंगे वो 580 लोग होंगे। टोटल जो लोग आए होंगे वो 580 लोग आए होंगे। टोटल लोग जो आए थे वो 580 हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में आती है? क्या इस बात में कोई मसला है? क्या इस बात को कोई किसी ने डिस्कस करना है? काइंडली मुझे बताएं। जो टोटल लोग आए हैं, जो टोटल लोग आए हैं वो जितने आए हैं उसकी मैंने आप लोगों के साथ वर्किंग शेयर करी। ठीक है, हमारे पास देखो x की वैल्यू 100 आ गई थी, x की वैल्यू 100 आ गई थी। x की वैल्यू 100 आने का मतलब क्या है? x की वैल्यू 100 आने का मतलब ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट क्लास है ना उसमें 100 लोग आए थे, 100 सीट्स थी। ठीक है, हम बारी बारी वापस से सवाल को देखते हैं, हमें कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको अभी भी कंफ्यूजन होगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ येलो कलर का। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बता दो, अस्मा को जिस तरह से कंफ्यूजन है या सैफुल्लाह को कंफ्यूजन है, ये येलो बॉक्स जो है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? मुझे काइंडली बताएं। और अगर किसी को भी ये येलो बॉक्स वाली बात समझ नहीं आई, एक एक कर कर चलते हैं बेटा। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये जो येलो बॉक्स मैंने बनाया है, इस येलो बॉक्स में कोई मसला है? आपने एक्स स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? कहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर नहीं लिखा, मुझे बताइएगा। हाँ बिल्कुल, देखो अगर हमारे पास फर्स्ट क्लास में एक्स नंबर ऑफ सीट्स हैं, और उसने ये बोला है कि सेकंड क्लास की जो सीट्स हैं वो जो है वो जनरल इंक्लूजन की जो सीट्स हैं वो 2x होंगी, डबल होंगी। डबल का मतलब क्या होता है कि अगर 100 है तो 200, अगर 200 है तो 400, यानी कि x प्लस एक्स करना है ना, यानी कि 2x होंगी। एक्स स्क्वायर तो तब होता है जब हम एक वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताओ अब येलो बॉक्स में, येलो बॉक्स में किसी को कोई मसला है? येलो बॉक्स से आगे नहीं बढ़ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता चीजें करवाऊंगा। ठीक है, येलो बॉक्स में किसी को कोई भी मसला है? मैं एक एक कर कर चल रहा हूँ, पहले येलो बॉक्स समझ लो। सवाल में ये क्लियरली लिखा हुआ था कि फर्स्ट क्लास की एक टिकट 180 की होगी, सेकंड क्लास की एक टिकट 120 की होगी, जनरल इंक्लूजन की एक टिकट 60 की होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास 180x को मल्टीप्लाई किया, क्यों नहीं आया बेटा 180 को x? आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो अपने आप को। मुझे सिर्फ ये बता दो कि येलो बॉक्स में, अगर येलो बॉक्स में किसी भी बच्चे को मसला है ना तो अपने आप को अनम्यूट कर कर मुझसे बात कर लो। ठीक है, अस्मा येलो बॉक्स समझ में आ गया? सैफुल्लाह येलो बॉक्स समझ में आ गया या नहीं? येलो बॉक्स सैफुल्लाह को क्लियर है? अस्मा आपको भी येलो बॉक्स वाली ट्रीटमेंट क्लियर है ना?
ठीक है, 2 बच्चों जी को सर। भी सही है। अब मैं इसी तरह से जहां जहां येलो बॉक्स बनाऊंगा ना, वहां वहां मुझे बताना कि कोई मसला है या नहीं। चलो अब ये दूसरा येलो बॉक्स मैंने बनाया, ठीक है ना। अब मुझे ये बता दो भाई, इस दूसरे येलो बॉक्स में किसी को मसला है? ठीक है, इस दूसरे वाले येलो बॉक्स में किसी को मसला है? अगेन सिर्फ वो मुझे बताए कि जिसको इस येलो बॉक्स में मसला है, ताकि मैं आहिस्ता 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 आगे लेकर चलूं। येलो बॉक्स में मसला है तो मुझे बताओ, अगर येलो बॉक्स में मसला नहीं है तो कोई बात नहीं है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, सैफुल्लाह येलो बॉक्स में कोई मसला है, अस्मा येलो बॉक्स में कोई मसला है तो मुझे बताओ। येलो बॉक्स में कोई मसला है किसी को भी तो वो मुझे बताए। ठीक है, मैंने येलो बॉक्स में क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने 180 को, यानी कि जो एक टिकट की प्राइस थी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया है जितने लोग जो है वो आए थे, यानी कि X-20 लोग आए थे तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से 120 की प्राइस वाले 3x लोग आए थे, तो सेल्स रेवेन्यू ढूंढने के लिए हम लोग सेलिंग प्राइस को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, वो किया। इसी तरह से जनरल इंक्लूजन में 60 रुपीज वाली टिकट वाले 2x लोग आए थे, तो 60 को मैंने 2x से मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, काइंडली मुझे ये बता दो कि इस येलो बॉक्स में कोई मसला है। सो आई होप कि सेकंड येलो बॉक्स में भी किसी को भी मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने ये रेड वाली इक्वेशन बनाई। ठीक है ना, ये रेड वाली इक्वेशन बनाई, और इस रेड वाली इक्वेशन से मैंने जो है ना वो x की वैल्यू निकाली। अब इसमें मुझे बता दो किसी को कोई मसला है? अच्छा, आपने देखो, अच्छा अब कुछ सवाल आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा नो सर, नो सर नहीं लिखो, छोड़ दो अभी थोड़ी देर, ताकि सवाल जो है वो मैं मिस ना करूं। एक सवाल आया है, सर 120x प्लस 180x में x क्यों प्लस नहीं किया? बेटा कहाँ पर x प्लस करना है? सैयद रोशान अपने आप को अनम्यूट करो। देखो 180 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 20 से, तो 180 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 180x बनेगा। ठीक है, अस्मा काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें बेटा। ये मल्टीप्लाई का निशान है, ये मल्टीप्लाई का निशान है। 180 मल्टीप्लाइड बाय, और ब्रैकेट में x माइनस 20। देखो जब मैं मल्टीप्लाई लिखता हूं तो मैं क्रॉस बना रहा हूं, और जब मैं x लिखता हूं ना तो थोड़ा सा आपको कर्व्ड x नजर आएगा। बेटा 180 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 20, ये यहाँ से ऊपर से मैंने कॉपी किया है यार। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम एक टिकट की प्राइस को यानी कि 180 को मल्टीप्लाई कर रहे थे जितनी टिकट्स बिकी हैं, यानी कि x माइनस 20 से। ठीक है, तो 180 ये मल्टीप्लाई का निशान है, मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में x है। 180 मल्टीप्लाइड बाई x 180x आएगा, और फिर 180 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 20 यानी कि 3600 आएगा। ठीक है, हाँ जी, कोई मसला? जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, कोई मसला? हाँ जी, रेड बॉक्स में किसी को कोई भी मसला है तो जल्दी से बता दो। अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो अगर आपका कोई सवाल है। मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, किसी को कोई भी मसला है? ये जो आपने 180 की जो इक्वेशन निकाली है 660, ये सर आपने कैसे निकाली है? ये रिपीट कर दें प्लीज। बेटा ये 660 कैसे आया ये पूछ रहे हो? ये 660 पूछ रहे हो? जी जी सर, मैं यही पूछना चाह रहा अच्छा हूँ। सुनो सुनो, ये कितना लिखा है? ये 180x लिखा है, ये 180x लिखा है। जी जी हेलो, सर। जी अच्छा सर। 180, और ये 360x लिखा है, और जी ये सर। 120x लिखा है। इन तीनों को ऐड करो, 360, 120 और 180 को ऐड करो। 180, 360 और 120 ऐड करो। 180, 180, 360 और 120 ऐड करो। जी ऐड सर। करो, देखो कितना बनता है? 660x बनता है। जी सर, बन रहा है। बन गया। जी जी। और ये माइनस का जो 3600 था, ये जो माइनस का 3600 था इक्वल्स टू के सीधे हाथ पर जाएगा तो 62,400 में ऐड हो जाएगा। तो ठीक है। 62,400 में ऐड करो तुम 3600, तो 66,000 बन हाँ, जाएगा। ठीक है, जी जी सर। और फिर 660 सीधे हाथ पर जाएगा तो 66,000 डिवाइडेड बाई 660, 100 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। तो सर ये माइनस में था, तो जो सीधे हाथ पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बेसिक मैथ्स का रूल है कि अगर इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर कोई चीज़ माइनस में है, तो वो अगर लेफ्ट से राइट साइड पर जाती है तो वो प्लस में हो जाती है। यानी कि अगर उल्टे हाथ पे माइनस 3600 है, तो वो जब सीधे हाथ पर जाएगा तो वो प्लस का 3600 बन जाएगा। तो अगर लेफ्ट हैंड पे जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। जी बेटा उल्टा। बिल्कुल। ठीक है सर, क्लियर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी,
अब बताएं, अभी भी किसी को कोई मसला है तो काइंडली मुझसे डिस्कस करो। अभी भी किसी को कोई मसला है तो मुझसे डिस्कस करो। हाँ भाई, अभी भी किसी को कोई मसला है तो मुझसे डिस्कस करो। अभी भी कोई मसला है तो मुझसे डिस्कस करो। कोई मसला है इस तीसरे बॉक्स में? कोई मसला है इस तीसरे बॉक्स में? सर ये इक्वेशन बनाई तो वो सेल्स रेवेन्यू के फॉर्मूले से बनी है। बिल्कुल सेल्स रेवेन्यू के फॉर्मूले से बनी है। सवाल में ये लिखा हुआ था, सवाल में ये लिखा हुआ था कि ये और ये तीनों जब सेल्स रेवेन्यू ऐड करूंगा मैं तो 62,400 बनेगा। ठीक है, सवाल में लिखा हुआ था कि जब तुम तीनों वैल्यूज को ऐड करोगे, जब तुम तीनों जगहों की जो टिकट से पैसे आए हैं उनको ऐड करोगे तो 62,400 बनेगा। ये सवाल में मेंशन था। सही है। अच्छा, तो हमने इसको सॉल्व किया, हमने इसको सॉल्व किया और हमने इसको सॉल्व कर कर ये देखा कि हमारे पास x की जो वैल्यू है ना वो 100 आ रही है। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू 100 आ रही है तो x की वैल्यू 100 आने का मतलब ये हो गया कि कि अच्छा सर, अगर x प्लस अकेला होता तो 2x होता, लेकिन जब 120x 180x है तो x कॉमन ले लिया हमने। कहाँ कॉमन लिया है हमने भाई? अपने आप को अनम्यूट कर लो। ठीक है, अच्छा एनीवेज हमारे पास x की वैल्यू 100 आ गई। जब x की वैल्यू 100 आ गई तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट क्लास में x सीट्स हैं यानी कि 100 सीट्स होंगी। सेकंड क्लास में 3x सीट्स हैं यानी कि 3 इंटू 100 यानी कि 300 सीट्स होंगी। जनरल इंक्लोजर में 2x सीट्स हैं यानी कि 2 इंटू 100 यानी कि 200 सीट्स होंगी। अब उसने हमसे ये पूछा था, उसने हमसे ये पूछा था कि कितने लोग हमारे पास आए होंगे। तो फर्स्ट क्लास में 100 सीट्स हैं लेकिन 100 माइनस 20 यानी कि 80 लोग। सेकंड क्लास में हमारे पास 300 सीट्स हैं, 300 की 300 टिकट्स बिकी हैं, और जनरल इंक्लूजन में 200 सीट्स हैं और 200 की 200 सीट्स बिकी हैं। तो हमारे पास टोटल 580 लोग आए होंगे। ठीक है, हमारे पास टोटल 580 लोग आए होंगे। और अगर मैं चाहूँ तो मैं ये चेक भी कर सकता हूँ कि क्या 580 लोगों से 62,400 रुपीज़ ही आए हैं या नहीं। ठीक है, अच्छा अब कैसे ये कंफर्म कर सकता हूँ कि क्या वाकई में जो मैंने वर्किंग करी है वो सही है या नहीं? देखो, हमारी वर्किंग्स के हिसाब से फर्स्ट क्लास में 80 लोग आए और एक टिकट में 180 रुपए की बेचता हूँ। हमारी वर्किंग्स के हिसाब से सेकंड क्लास में 300 लोग आए और एक बंदे को मैं 120 रुपए की टिकट बेचता हूँ। और हमारे वर्किंग के हिसाब से जनरल इंक्लोजर में 200 लोग आए और एक बंदे की टिकट 60 रुपीज होती है। ठीक है, हमारी वर्किंग्स के हिसाब से 80 लोग जो है वो 180 रुपए वाले हैं, 300 लोग जो है वो 120 रुपए वाले हैं और 200 लोग जो है वो 60 वाले हैं। अगर आप इन सबको ऐड करो, देखो कितना बनता है। क्या ये भी 62,400 बनता है? और काइंडली अपने आप को शबाना साहब म्यूट कर लें। ठीक है, मैं ही म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, हमारे हिसाब से हमारा आंसर सही है या नहीं ये भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप ये देखोगे ना कि इन सब का एडिशन कितना बन रहा है तो आपको पता चलेगा कि इन सब का एडिशन जो है वो वैल्यूज पुट इन कर 62,400 ही बन रहा है, सेम बन रहा। सही है, कोई मसले की बात नहीं है। हाँ जी, अब मुझे बताओ, अभी भी किसी का कोई भी सवाल है? अभी भी अगर किसी का कोई भी सवाल है तो मुझे बता दो। अभी भी अगर किसी का कोई भी सवाल है तो मुझे बता दो। ऑल क्लियर? कोई मसला? अभी भी कोई आपकी ख्वाहिश बाकी रह गई हो? अभी भी कोई मसला बाकी रह गया हो? अभी भी कोई बात बाकी रह गई हो? काइंडली मुझे बताओ। अभी भी कोई बात बाकी रह गई हो, अभी भी कोई बात हो, अभी भी कोई कंसर्न हो, अभी भी कोई क्वेरी हो तो मुझे बताओ। ठीक है, अभी भी कोई भी किसी के दिल में कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई बात बाकी रह गई हो तो मुझे बता दो। अभी भी सर कोई बात है? सर ये क्वेश्चन भी क्या कहते हैं एमसीक्यूज में आएगा क्योंकि जी बिल्कुल, होगा। बिल्कुल एमसीक्यूज में आएगा, बिल्कुल एमसीक्यूज में आएगा, बिल्कुल एमसीक्यूज में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में आएगा। सही है, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस होंगे और उसमें से एक करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में आएगा। डन है?
अब बताओ, अभी भी कोई मसला है तो मुझे बता दो। जनरल इंक्लोजर क्या है, क्या मतलब? चलो सही है भाई, अगला सवाल देख लें। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल इसी तरह का जो है वो हम सॉल्व करते हैं, एक और सवाल इसी तरह का देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, चलो ये एक और सवाल है आप लोगों के पास। ठीक है, ये एक और सवाल है आप लोगों के पास। इस सवाल को भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो रीड करता हूँ, डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस सवाल में आपके पास लिखा हुआ रहा है कि अ कारपेंटर कैन मेक अ कैबिनेट इन 30 आवर्स। एक कारपेंटर है और वो कारपेंटर जो है वो 30 घंटों में एक कैबिनेट बना सकता है। अ कारपेंटर कैन मेक अ कैबिनेट इन 30 आवर्स। ठीक है, कोई अलमारी है, कोई कैबिनेट है, वो ये बंदा 30 घंटों में बना सकता है। 30 घंटों में बना सकता है। ठीक है, ठीक है, 30 घंटों में बना सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि इफ ही वर्क्स फॉर 21 आवर्स एट द नॉर्मल रेट ऑफ पे। अगर ये बंदा 21 घंटे नॉर्मल रेट पर काम करता है एंड 9 आवर्स एट द ओवर टाइम रेट, और 9 घंटे जो है वो ओवर टाइम करता है। ओवर टाइम क्या होता है? ओवर टाइम का मतलब होता है नॉर्मल से ज्यादा। ओवर टाइम का मतलब होता है नॉर्मल से ज्यादा। हिज वर्किंग टाइम विल कॉस्ट ₹69। तो टोटल जो खर्चा लगेगा वो ₹69 होगा। बट इफ ही वर्क्स फॉर 27 आवर्स एट द नॉर्मल रेट एंड 3 आवर्स एट द ओवर टाइम रेट, हिज वर्किंग टाइम विल कॉस्ट ₹63। फाइन इज नॉर्मल एंड ओवर टाइम रेट ऑफ पे। आपको ये बताना है कि ये ओवर टाइम करता है तो 1 घंटे के कितने पैसे लेता है, और अगर ये नॉर्मल काम करता है तो ये 1 घंटे के कितने पैसे लेता है। ठीक है, ये आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या सवाल पूछा जा रहा है कि भाई ये बंदा आम हालात में 1 घंटे के कितने पैसे लेता है, नॉर्मल जो काम कर रहा होता है ये, और अगर ये बंदा ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम के वक्त जो है वो ये 1 घंटे के कितने पैसे लेता है। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? कोई मसला है इसमें? ठीक है, क्लियर है बात? तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि ओवर टाइम के वक्त 1 घंटे के कितने पैसे हैं, और नॉर्मल टाइम जो है ना उसके वक्त इसके कितने पैसे बनते हैं 1 घंटे के। ठीक है, इस तरह का एक सवाल आपके पेपर में आएगा। आप लोगों ने इस तरह के सवालों की जब प्रैक्टिस करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को चीज़ें आसान लगने लगेंगी। देखो वापस से पढ़ जाए, कारपेंटर कैन मेक अ कैबिनेट इन 30 आवर्स। एक कारपेंटर जो है वो 30 घंटे में मुकम्मल कैबिनेट बना लेता है, मुकम्मल कैबिनेट तैयार कर लेता है, मुकम्मल कैबिनेट उसका जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। इफ ही वर्क्स फॉर 21 आवर्स एट द नॉर्मल रेट। अच्छा एज्यूम कर लो, देखो यहाँ पर अगेन आपको एज्यूम करना पड़ेगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि नॉर्मल रेट जो है ना वो है उसका ₹X पर आवर। ठीक है, और जो ओवर टाइम का रेट है ना, ओवर टाइम रेट जो है इसका वो है ₹Y पर आवर। ठीक है, नॉर्मल रेट कितना है? नॉर्मल रेट इसका X पर आवर है, और जो ओवर टाइम रेट है ना वो इसका Y पर आवर है। नॉर्मल रेट X पर आवर होने का मतलब ये है कि 1 घंटे के मैं इसको X देता हूँ। ठीक है, 1 घंटे के मैं इसको X देता हूँ नॉर्मली, आम हालात में। और अगर ये ओवर टाइम करता है, अगर ये ओवर टाइम करता है, अगर ये ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम के वक्त मैं इसको कितने देता हूँ? अगर ये ओवर टाइम करता है तो मैं ओवर टाइम के वक्त इसको Y पर आवर देता हूँ। अगर ये ओवर टाइम करता है तो मैं इसको Y पर आवर देता हूँ। ठीक है ना? इसके बाद लिखा हुआ है कि इफ ही वर्क्स फॉर 21 आवर्स एट द नॉर्मल रेट ऑफ पे एंड 9 आवर्स एट द ओवर टाइम रेट, हिज वर्किंग टाइम विल कॉस्ट ₹69। अगर ये बंदा, अगर ये बंदा मेरे पास 21 घंटे नॉर्मल रेट पर काम करे और 9 घंटे ओवर टाइम करे, तो इसकी टोटल तनख्वाह जो है वो 69 बनती है।
अगर ये बंदा 21 घंटे काम करे x रुपीस के हिसाब से और 9 घंटे ये काम कर ले y रुपीस के हिसाब से, तो टोटल तनख्वाह इसकी 69 रुपीस बनती है। ठीक है, देखो 21 घंटे ये नॉर्मल काम कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय x, इससे नॉर्मल हालात में इसने जो कमाया होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद ये जो आपके पास y आवर्स का ओवर टाइम कर रहा है 9 घंटे, उसकी वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड कर हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो हमने निकाल लिया। इसमें कोई मसला है, काइंडली मुझे बताएं। ठीक है, आपने क्या किया, 21 घंटे x रुपीस के हिसाब से जमा बकाया जो घंटे थे आपके वो y रुपीस के हिसाब से, इन दोनों को जब ऐड किया तो आपको पता चल गया कि आंसर जो है ना वो 69 आना चाहिए। आंसर जो है वो आपका 69 आना चाहिए। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो आपने जो है वो इन दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा ये लिखा हुआ है कि अगर ये बंदा जो है वो 27 घंटे काम करता है, 27 घंटे काम करता है x रुपीस के हिसाब से और 3 घंटे ये काम करता है y रुपीस के हिसाब से, तो इसका टोटल अमाउंट 63 बनेगा। ठीक है, तो इसका टोटल अमाउंट 63 बनेगा। अब देखो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1, और ये आपकी एक दूसरी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दो इक्वेशंस आपके सामने आ गई। इन इक्वेशंस में किसी को कोई भी किसी किस्म का भी मसला है तो काइंडली मुझे पहले बता दें। इन इक्वेशंस में किसी को किसी किस्म का कोई भी मसला है तो काइंडली मुझे बता दें। ठीक है, इन इक्वेशंस में किसी को किसी किस्म का कोई भी मसला है तो काइंडली मुझे प्लीज़ बता दें। इन इक्वेशंस में किसी को किसी किस्म का कोई भी मसला है तो काइंडली प्लीज़ मुझे बता दें। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया है, हमने सिंपली दो इक्वेशंस बनाई हैं और इन दो इक्वेशंस में दो अननोन्स हैं। हमने दो इक्वेशंस बनाई हैं और इन दो इक्वेशंस में हमारे पास दो अननोन्स हैं। अब अगर दो इक्वेशंस में दो अननोन्स होते हैं ना, अगर दो इक्वेशंस हो और दो इक्वेशंस में दो अननोन्स हो तो क्या किया जाता है बताओ? अगर दो इक्वेशंस हो और उन दो इक्वेशंस में दो अननोन्स हो, अगर दो इक्वेशंस हो और दो इक्वेशंस में दो अननोन्स हो, तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं? हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कितने लोगों को साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करना आता है? साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे हम? साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे कि हमारे पास जो है ना वो, अगर हम लेट से पहली इक्वेशन की बात करें, देखिए दो तरह के मेथड्स होते हैं। एक कहलाता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा कहलाता है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, फिर तीसरा आपके पास जो है ना वो कैलकुलेटर है। अच्छा, कैलकुलेटर पर जो इक्वेशंस आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं उसके लिए मैं एक आपको वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे किस तरह से इक्वेशन सॉल्व करने हैं उसके लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो भेज दूंगा। अभी मैं आप लोगों को जो है वो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करोगे कि लेट से आपने इक्वेशन नंबर 1 को पिक किया। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आपके पास है 21x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 69। अब आप क्या करो कि आप जो है ना इसको लिख दो 21x इज इक्वल्स टू 69 माइनस 9y। ठीक है, और फिर जब 21 जो है वो सीधे हाथ पर जाएगा तो वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, सीधे हाथ पर जाएगा तो 69 माइनस 9y डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, 21x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 69 था, 9y सीधे हाथ पर गया तो 69 माइनस 9y बन गया, और फिर 21 जब सीधे हाथ पर गया तो 69 माइनस 9y डिवाइडेड बाई 21 हो गया। आई रिपीट, 21x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 69 था, 21x जो है वो लेफ्ट साइड पे रहने दिया और 9y जो है वो सीधे हाथ पर चला गया तो 69 माइनस 9y बन गया। फिर जो 21 है वो सीधे हाथ पर गया तो 69 माइनस 9y डिवाइडेड बाई 21 बन गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब हमने ये जो यहाँ पर पहले तो चले आप लोग बता दें यहाँ तक सब क्लियर है, ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ जाऊँ फिर आप लोग बोले कि सर ये कैसे आया। बेटा जो 21 है ना वो x से मल्टीप्लाई हो रहा था, जो 21 है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा था।
अगर कोई चीज़ x से मल्टीप्लाई हो रही थी, अगर जो लेट से यहाँ पर 21 जो है वो अगर x से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अगर ये सीधे हाथ पर जाएगा ना, तो सीधे हाथ पर जाकर ये डिवाइड में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? सीधे हाथ पर जाकर ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है। और 9y जो है वो प्लस का 9y था, तो वो सीधे हाथ पर जाएगा तो वो माइनस का 9y बन जाएगा। ठीक है। अगर कोई चीज लेफ्ट साइड पर प्लस में है, राइट साइड पर गई माइनस में हो जाएगी। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो सीधे हाथ पर जाएगी तो वो डिवाइड में चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है ना, इसको हमारी जो पहली वाली इक्वेशन है ना उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है। हाँ, हम ये भी कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा सिंपल कर दें। सिंपल इस तरह से कर दें कि देखिए ऊपर आप 3 कॉमन ले सकते हो। अगर आप ऊपर 3 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा कितना, 23 माइनस 3y, और नीचे क्या आ सकता है 3 इंटू 7, है ना। आपने 3 जो है वो कॉमन ले लिया, 3 इंटू 7 भी 21 होता है, और ऊपर 3 इंटू 23 69 होता है, और 3 इंटू 3 जो है वो 9 होता है। ऐसा इसलिए किया कि ताकि चीज़ें सिंपल हो जाए, और 3 से 3 को मैं कैंसिल कर दूं और इसको मैं 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7 लिख दूं, है ना। 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7 लिख दूं। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? मैंने जो है वो राइट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर दिया। अब ये जो x की वैल्यू आई है, यानी कि x इज इक्वल टू 23 माइनस 7, 23 माइनस 3y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 7, इसको मैं दूसरी वाली इक्वेशन में x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं। पुट इन टू, पुट इन टू का मतलब ये है कि इसको मैं दूसरी इक्वेशन में पुट इन कर दूं। ठीक है। यहां तक बताओ किसी का कोई सवाल है? लास्ट स्टेप मैंने चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए किया है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि आसान करने के लिए किया है। मैंने दोनों साइड से 3 कॉमन लिया। नीचे जो 21 था, हम 21 को 3 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। हम 21 को 3 इंटू 7 लिख सकते हैं ना। 3 इंटू 7 कितना होता है? 3 इंटू 7 21 होता है। 3 इंटू 7 कितना होता है? 3 इंटू 7 21 होता है। और ऊपर भी हमने 3 कॉमन ले लिया। ऊपर हमने 3 कॉमन लिया, तो जो 69 था, अगर 69 को 3 से डिवाइड करते हो तो 3 से डिवाइड करोगे तो 23 बचा। और दूसरे एंड पर आपके पास जो ये 9y था, जो 9y था, 9y जो है उसमें से भी आपने जब 3 कॉमन लिया तो वो 3y रह गया सिर्फ और सिर्फ। ऐसा इसलिए किया ताकि नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाए, छोटे हो जाएं, कम हो जाएं, और 3 से 3 मैंने कैंसिल कर दिया। जब मैंने 3 से 3 कैंसिल कर दिया ना, तो ऊपर मेरे पास क्या बच गया? ऊपर मेरे पास बच गया 23 माइनस 3y, और नीचे क्या बच गया? नीचे बच गया 7। तो ये हमारे पास 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7 आ गया। ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? काइंडली मुझे बता दो। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। हमने जो है वो इन दोनों को कैंसिल कर दिया, रिड्यूस कर दिया सॉल्व करने के पर्पस की वजह से। कैंसिल कर दिया, रिड्यूस कर दिया ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। कैंसिल कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो अब ये बन गया x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7। अब ये बन गया x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7। अब ये बन गया x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7। 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7। ठीक है। हाँ सर, आपने पहले सॉल्व कर दिया और बाद में सिंप्लीफाई। हाँ तो क्या हुआ भाई, हम चीज़ों को सिंपल कर रहे हैं, पहले भी कर सकते हो बाद में भी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ तक बताओ भाई, कोई मसला? देखो सीधा सीधा भाई, 21 जो हमारे पास इक्वेशन थी ना, हमारा पर्पस ये था कि हम x को जो है वो लेफ्ट साइड पर रखें और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो राइट साइड पर ले जाए। तो हमने x को लेफ्ट साइड पर रखा और बाकी सारी चीज़ें जो है वो हम राइट साइड पर ले गए। उसके लिए हमने इसको सॉल्व किया, हमने इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7। अभी तक हम जहां तक पहुंचे ना, हम पहुंचे x इज इक्वल्स टू, यानी कि x बराबर है, किसके बराबर है? 23 माइनस 3y
डिवाइडेड बाई 7 के बराबर है। हमने अभी तक जो कैलकुलेशंस करी हैं वो ये है कि x जो है ना वो इक्वल्स टू है यानी कि बराबर है 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7 के। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है यानी कि ये जो हमारे पास आया है x इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या बन गया है, x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7। यहाँ तक हम पहुँच गए ना। हमने पहली इक्वेशन को पिक किया, पहली इक्वेशन को में x को लेफ्ट साइड पे रखा और फिर उसको जितना सिंपल बना सकते थे उतना सिंपल बना लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है ना, हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है उसमें x की जगह, क्योंकि हमें पता है ना x जो है वो 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7 के बराबर है, तो जहां पर x लिखा हुआ है ना उस x की जगह हम 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7 लिख देंगे। यानी कि दूसरी इक्वेशन है क्या, वैसे हमारी दूसरी इक्वेशन है 27x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 63। हमारी दूसरी इक्वेशन जो है वो है 27x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 63। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। इस दूसरी इक्वेशन में क्या करना होगा हमें, इस दूसरी इक्वेशन में जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है, इस दूसरी इक्वेशन में जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है, इस दूसरी इक्वेशन में जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है, आप उस x की जगह क्या लिख दोगे, आप उस x की जगह लिख दोगे 23 माइनस 3y इज डिवाइडेड बाई 7। यानी कि ये बन जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाई, और x की जगह आप लिख दोगे 23 माइनस 3y, 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7, और फिर आगे दोबारा से आ जाएगा प्लस 3y इज इक्वल्स टू 63। ठीक है, तो जो x था ना, x की जगह हमने 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7 लिख दिया। जो हमारा x था, x की जगह हमने 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7 लिख दिया। जो हमारा x था उसकी जगह हम लोगों ने 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7 लिख दिया। ठीक है, यानी कि हमने x की सब्स्टिट्यूशन कर दी। इस मेथड को जो अभी हम कर रहे हैं ना, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी जो पहली इक्वेशन थी उससे हमने x की वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ y निकाली, और अब हम इसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। दूसरी इक्वेशन में हम लोग इसको लिख रहे हैं, दूसरी इक्वेशन में हम इसको मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम दूसरी इक्वेशन में इसको जो है वो मेंशन करेंगे। दूसरी इक्वेशन में जब हम इसको मेंशन कर दिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब मुझे बताओ 27 इंटू 23 कितना होता है? 27 इंटू 23 हो जाता है 621, तो ये बन जाएगा 621 माइनस, अच्छा फिर 27 इंटू 3 कितना होता है, 27 इंटू 3 कितना होता है, 27 इंटू 3 कितना होता है, 27 इंटू 3 हो जाता है 81, तो ये बन जाएगा 27 इंटू 3 यानी कि 81y डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 63। ठीक है, हमने क्या किया कि वो जो ब्रैकेट था, ब्रैकेट ने 27 से मल्टीप्लाई होना था, तो हमने 27 इंटू 23 किया। 27 इंटू 23 हमारे पास जो है वो 621 बना। फिर 27 इंटू 3 किया तो वो 81 बना, और डिवाइडेड बाई 7 है प्लस 3y इज इक्वल टू 63 आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि भाई हमारे पास जो डिवाइड में 7 आ रहा है ना, वो डिवाइड का 7 कैसे हटाया जाए। डिवाइड के 7 क्यों हटाना है सर? देखें, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इक्वेशन को सिंपल से सिंपल करें, और अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, आपको चीज़ें समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हम कर ये सकते हैं कि हम दोनों साइड्स को यानी कि इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड और इक्वल्स टू की राइट साइड, हम इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को क्या कर सकते हैं, हम इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को क्या कर सकते हैं, हम इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट साइड दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 621 माइनस 81y डिवाइडेड बाई 7 जो है, जो कि हमारे पास 621 माइनस 81y डिवाइडेड बाई 7 है, 621 माइनस 81y डिवाइडेड बाई 7 जो है, ये जब 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये जब 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये जो पहली वाली टर्म है ये जब 7 से मल्टीप्लाई होगी तो सिर्फ और सिर्फ 621 माइनस 81y रह जाएगा। ठीक है, जब 621 माइनस 81y डिवाइडेड बाई 7 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ और सिर्फ 621 माइनस 81y रह जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो रहा होगा।
फिर जब 3y जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, 3y जब 7 से मल्टीप्लाई होगा, 3y जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 21y बन जाएगा। और जब 63 7 से मल्टीप्लाई होगा, जब 63 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 63 को आप मल्टीप्लाई करो 7 से, 63 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना बनता है? 63 मल्टीप्लाइड बाई 7 बन जाता है 441। ठीक है, दोनों साइड्स को 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ताकि डिनोमिनेटर हट जाए, ताकि चीजें सिंपल हो जाएं। यहाँ तक मुझे बताओ, किसी को कोई भी मसला है, कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझसे डिस्कस करो। मैंने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया है। मैंने दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई किया? मैंने दोनों साइड्स को 7 से मल्टीप्लाई किया। 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 था। मल्टीप्लाई करने से, अच्छा चलो कंफ्यूजन हो रही है, बताओ भाई कहाँ पर हो रही है कंफ्यूजन? मुझे बताओ कहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है। पहले हम एक काम करते हैं कि नीचे जो ब्लू वाला एरिया इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ब्लू वाला एरिया ये सबको क्लियर है? ये जो ब्लू वाला एरिया ये सबको क्लियर है? ये जो ब्लू वाला एरिया है ये सबको क्लियर है? ब्लू वाले एरिया में तो कोई मसला नहीं है? ब्लू वाले एरिया में तो कोई मसला नहीं है? ब्लू वाला एरिया सबको क्लियर 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 है? हाँ या नहीं? ब्लू वाला एरिया सबको क्लियर है? हाँ या नहीं? मुझे पहले ये बता दो। ठीक है, ब्लू वाला एरिया सबको क्लियर है, हाँ या नहीं? मुझे ये बता दो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सबको क्लियर है ना? ब्लू वाला एरिया, ब्लू वाले एरिया में तो कोई किसी किस्म का किसी को भी कोई भी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ब्लू वाले एरिया में किसी को कोई भी किसी किस्म का भी मसला हो तो वो मुझे बता सकता है, वो मुझसे बात कर सकता है। अच्छा, अब रेड वाले एरिया में पहले दो स्टेप्स, रेड वाले एरिया में ये जो पहले दो स्टेप्स है जो अभी येलो डब्बे में मैंने डाल दिए, इसमें कोई मसला है? ठीक है हाँ भाई, रेड वाले एरिया में भी मसला नहीं है ना? रेड वाले एरिया में भी मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा अब बताओ कहाँ मसला आ रहा है आखिर? इसके बाद फिर सर 7 को राइट साइड पर क्यों नहीं लेकर गए? बेटा 7 जो है ना वो पूरा देखो, यहाँ पर एक +3y वाली टर्म है ना, +3y वाली जो टर्म है उसके नीचे 7 नहीं है ना? जो +3y वाली टर्म है उसके नीचे 7 है या नहीं है? +3y वाली टर्म के नीचे 7 नहीं है। 7 अगर डिनोमिनेटर में हो तो राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि लेफ्ट साइड पर जो भी लिखा हुआ है सारी चीजों के नीचे 7 हो। यहाँ पर आपके पास 621 - 81y के नीचे 7 है, लेकिन 3y के नीचे 7 नहीं है। अगर 7 जो है ना वो 621 - 81y + 3y के नीचे पूरे के नीचे 7 होता ना तो वो राइट साइड पर जाता और राइट साइड पर जाकर वो 63 से मल्टीप्लाई होता। लेकिन यहाँ पर पूरी टर्म के नीचे जो 7 है ना वो नहीं है, और क्योंकि यहाँ पर पूरी टर्म के नीचे 7 नहीं है तो इसलिए वो राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई इस तरह से नहीं हो सकता। ठीक है, वो राइट साइड पर इस तरह से जाकर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई कैसे किया है मैंने दोनों साइड्स को मैं बता देता हूँ। देखिए तीन चीजें हैं, एक चीज है 621 - 81y डिवाइडेड बाई 7, दूसरी चीज है 3y, और तीसरी चीज है 63। ठीक है ना? देखो मुझे ये बताओ, अगर 2/3 हो, 2/3 को हम 7 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल होकर और 2 रह जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 621 - 81y डिवाइडेड बाई 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं 621 - 81y डिवाइडेड बाई 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं 621 - 81y डिवाइडेड बाई 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 और 7 आपस में कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 621 - 81y रह जाएगा। तो पहला जो है वो 621 - 81y ऐसे आया। दूसरे दो तो सिंपल है, 3 × 7 21 बनता है, और फिर 63 × 7 जो है वो 441 बनता है। ठीक है जी, बताएं जी, अभी भी बताओ कोई मसला है, कोई मसला है, कोई मसला है, कोई मसला है? काइंडली मुझे बताओ, किसी भी किस्म का कोई भी अभी भी मसला है तो मुझसे डिस्कस कर लो, मुझे बता दो। किसी भी किस्म का कोई भी मसला है तो मुझे बताओ, मुझसे डिस्कस करो, मुझे बता दो। किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, मुझसे डिस्कस करो, मुझे बता दो। किसी भी किस्म का कोई भी मसला है तो मुझे बताओ। ठीक है, यहाँ तक कोई भी मसला है किसी को भी, सर 7 को 621 और 81 8y से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? बेटा किया है, किया है,
621 माइनस 81y डिवाइडेड बाई 7 था ना, 621 माइनस 81y डिवाइडेड बाई 7 था। इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया। जब इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला 7 और ये वाला 7 आपस में कैंसिल हो गया, तो आपके पास 621 माइनस 81y बच गया। जिस तरह से अगर 2/3 हो और 2/3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बच जाता है। इसी तरह से 621 माइनस 81y डिवाइडेड बाई 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 621 माइनस 81y बच गया। फिर 3y को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया, और फिर उसके बाद हमने 63 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 441 आ गया। हाँ भाई, अभी भी किसी का कोई भी मसला है? जी बोलो। सर ये नीचे वाली वैल्यू जो ऊपर गई थी x23 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7, तो ऊपर सर x ऊपर वाला x कहाँ चला गया सर? x तो x डबल x होना चाहिए था ना, x2 होना चाहिए था, क्योंकि नीचे वाला x और 27 वाला x तो एक डबल मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। कौन सी जगह पे बात कर रहे हो, पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करवाओ। ये सेकंड ब्लॉक में जो आपने किया है ना, जैसे ये वाली वैल्यू आप ऊपर वैल्यू लेके गए हो, इसका जो आंसर आया था हमारा नीचे वाली वैल्यू का जी जी x जी 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 जी। सर ये जब ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद सर x तो डबल x हो जाना चाहिए था, नीचे भी x था, 27 वाला भी x था, तो वहाँ x बेटा 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे पीछे पीछे पढ़ना। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? x अच्छा, इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? इज इक्वल टू। इक्वल टू। इक्वल टू का उर्दू तर्जुमा क्या होता है? इक्वल टू क्या होता है उर्दू में, बताओ। सर किसी भी चीज का इक्वल करना, मतलब आंसर जो आता है इक्वल टू कहते हैं ना सर। नहीं नहीं, होता क्या है उर्दू तर्जुमा, क्या है इक्वल टू का? बराबर, बराबर ना, है ना? तो ये लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू, यानी कि x क्या है? x बराबर है। x किसके बराबर है? x किसके 23 बराबर है? x 23 23 माइनस 3y के बराबर है। वापस से पढ़ो, x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7। पढ़ो पूरी बात। x इज इक्वल टू 23 माइनस 3 बाय डिवाइडेड बाय 7। यानी कि यहाँ पर हमने लिखा है कि x की वैल्यू 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7 के बराबर है ना? जिस तरह से 50 रुपए 10 रुपए वाली 5 नोटों के क्या है? बराबर है ना? 50 रुपए 10 रुपए वाली 5 नोटों के बराबर हैं, बोलो। जी सर बराबर है। अरे बोलना, पूरी बात बोलना, क्या घबराता शर्माता है? 50 रुपए 10 नोट 50 के 10 नोट वाले 5 नोट के 50 रुपए बराबर है। हैं 10 नोट वाले, ओ भाई 50 रुपए 10 रुपए वाले 5 नोट के बराबर हैं, बोलो। 10 रुपए वाले 5 नोट 50 रुपए के अरे बराबर है। 50 से शुरू कर, तू वापस से 10 से शुरू कर रहा है। 50 से शुरू कर भाई, सुन। 50 50 रुपए 10 रुपए वाले 5 नोटों के बराबर है, अब बोल। 50 रुपए 10 रुपए वाले 5 नोट के बराबर है। ये समझ में आई बात? जी सर अब मैंने ओके। तुझे 50 दिए, तूने मुझे 10 वाले 5 नोट दे दिए, है ना? जी सर। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पर ये 27 के साथ x लिखा था ना, जी जी ये x हमने हटा दिया, ठीक है? ये x जी। हमने हटा दिया और x की जगह जो है ना, हमने यहाँ पर 23 माइनस 3y/7 लिख दिया, ओके है ना? ओके जी जी सर सही। अब तुम ये पूछो, ये x है क्या? नहीं सर ये नहीं, ये x, मल्टीप्लाई है ना, हाँ ये मल्टीप्लाई है। तो तो अब मल्टीप्लाई। अब x हट गया ना, जी सर अब x हट गया और x की जगह क्या आ गया? मल्टीप्लाई आ 23। हाँ, गया। x 27। 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7 आ गया, है ना? जी सर सही है। सही है। अच्छा, अब मैंने 27 को मल्टीप्लाई किया 23 से तो 621 आया, सही है? सही है। और मैंने 27 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 81y आया, सही है? तो जी x सर। तो रहा ही नहीं है ना, x तो चला गया, x तो गया। कहाँ गया? चला गया, सही है? समझे हो बात को या अभी भी नहीं समझे हो? सर ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके है ना? देखो, x चला गया, x गायब हो गया, x खत्म हो गया, x उड़ गया, x अब नहीं है, ठीक है? हमने 27x जो था ना, उसकी जगह 27 मल्टीप्लाइड बाई 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7 लिखा, और 27x का मतलब यही होता है कि 27x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे भी हमने ये लिखा है 27 मल्टीप्लाई हो रहा है 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7 से, ठीक है? अच्छा, बहरहाल अब इसको फाइनली आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ये 620, ये माइनस 81 है
और ये प्लस का 21 है, तो ये माइनस का बन जाएगा 60y। ठीक है। अच्छा ये 621 प्लस का है, सीधे हाथ पर जाएगा तो माइनस का 621 हो जाएगा, प्लस का 621 सीधे हाथ पर जाएगा तो माइनस का 621 बन जाएगा। तो 441 में से माइनस करो, 441 में से माइनस करो, 441 में से माइनस कर दो 621। करो शाबाश जल्दी से, शाबाश शाबाश जल्दी से। 441 में से 621 को माइनस करो, कितना बच जाता है? माइनस का 180, तो माइनस 60y इज इक्वल्स टू माइनस 180। ठीक है। अब दोनों साइड्स को माइनस 60 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड्स को माइनस 60 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड्स को माइनस 60 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड्स को माइनस 60 से डिवाइड करो। जब दोनों साइड्स को माइनस 60 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। y इज इक्वल्स टू 3। बताओ भाई, यहां तक क्लियर है सब कुछ? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? माइनस 60y इज इक्वल्स टू माइनस 180 था, माइनस 60 जब सीधे हाथ पर गया तो माइनस 180 डिवाइडेड बाई माइनस 60 बना, और माइनस 180 डिवाइडेड बाई माइनस 60 जो है वो हमारा 3y बन गया। बताओ भाई, यहाँ तक कोई भी किसी किस्म का कोई भी सवाल है? कोई कुछ पूछना चाहता है? y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 3 आ गई, हाँ या नहीं? y की वैल्यू 3 रिपीट कर दूं? कहाँ से रिपीट करना है भाई, बता दो। ओ भाई, माइनस 81y और प्लस का 21y, कैलकुलेटर पर माइनस 81 प्लस 21 करो तो माइनस 60 बनेगा, और 621 सीधे हाथ पर जब जाएगा, बेटा 621 सीधे हाथ पर गया है ना, सीधे हाथ पर जब जाएगा, सैफुल्ला सबसे पहले माइनस 81y प्लस 21y माइनस 60y आएगा, ये समझ गए हो? फिर 621 सीधे हाथ पर जाएगा तो 441 में से 621 माइनस होगा, 441 में से 621 माइनस होगा। ठीक है, तो 441 में से 621 अगर माइनस होगा तो माइनस का 180 रह जाएगा। उसके बाद आपने ये जो 60 माइनस 60y लेफ्ट साइड पर है, ये राइट साइड पर जाएगा, डिवाइड होगा, माइनस माइनस को कट कर दो, दोनों साइड को 60 से डिवाइड कर दो, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल किसी का? काइंडली मुझे जल्दी से बता दो, किसी का कोई भी सवाल है यहाँ तक? अभी भी किसी का कोई भी सवाल है तो मुझे बताओ। अच्छा, अब y की वैल्यू 3 आ गई, अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मेरा? अच्छा, अनस का सवाल है। चलो भाई अनस, तुम भी बताओ क्या सवाल है तुम्हारा। ठीक है, अच्छा जी, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो x की वैल्यू कैसे आएगी? x जो है ना वो किसके बराबर था? 23 माइनस 3y। तो अब 3y, y की जगह हम 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 7। तो 339, 23 में से 9 हटाओगे तो कितना बच जाएगा? 23 में से 9 हटाओगे कितना? 14, 14 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि x की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी इसको नॉर्मल हालात में हम 2 रुपए पे कर रहे हैं और ओवर टाइम के वक्त हम लोग 3 रुपए पे कर रहे हैं। ठीक है सर, अगर 7 कैंसिल हो गया तो 7 नहीं तो मल्टीप्लाई। भाई अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो जरा, बताते हैं तुम्हें भी। सलाम हाँ, ये वालेकुम अस्सलाम जी भाई। ये अपने रेड कॉलम जो बना हुआ है यहाँ पे, अगर जी 7 जी, कैंसिल मल्टीप्लाई कैसे करा 3y को? 3y को 7 से मल्टीप्लाई कैसे करा? जी देखो, मैथ्स का एक रूल होता है, मैथ्स का एक रूल होता है कि एक इक्वेशन की दोनों साइड्स को आप किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। हमारे पास लिखा हुआ था 621 माइनस 81y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 63, ये लिखा हुआ था। जी ठीक है। हमने दोनों साइड्स को 7 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। मैथ्स का रूल है कि अगर आप चाहो, सुनना जरा गौर से, अगर आप चाहो तो इक्वल्स टू के लेफ्ट और राइट साइड दोनों के साथ एक जैसा सलूक कर सकते हो। दोनों को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, दोनों साइड्स पर कोई भी एक नंबर ऐड कर सकते हो, दोनों साइड से कोई भी एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैंने दोनों साइड्स को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट साइड पर मेरे पास क्या था? 621 माइनस 81y अपॉन 7 प्लस 3y था। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे? 7 से।
और राइट साइड को भी मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 7 से। क्यों किया? ताकि डिनोमिनेटर हट जाए। दोनों साइड्स को मैथ्स का रूल है कि अगर लेफ्ट साइड को आप 7 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, अगर आप लेफ्ट साइड को 7 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो राइट साइड को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों साइड्स के साथ सेम ट्रीटमेंट कर सकते हो, इसीलिए मैंने लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को 7 से मल्टीप्लाई किया। अब जब मैंने लेफ्ट साइड को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ 621 माइनस 81y अपॉन 7 से, तो वो सिर्फ ये रह गया। और फिर 3y जब 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 21 आ गया। और राइट साइड पर 63 जब 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 441 हो गया। अब बताओ क्या सवाल है? थैंक यू सर। हो गया? Clear है। चलो, Thank और कोई बच्चा किसी का कोई भी सवाल है तो बताओ। और कोई बच्चा किसी का कोई भी सवाल है तो बताओ। किसी का कोई भी किसी किस्म का भी सवाल है तो मुझे बताओ। किसी का किसी किस्म का कोई भी सवाल है, मैं एक बार फिर पूछ लेता हूँ तो मुझे बताओ, ठीक है? किसी का किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो मुझे बताओ। किसी का किसी किस्म का कोई भी सवाल अभी भी बाकी है, अभी भी समझ आ रहा है, अभी भी याद आ रहा है तो मुझे बताओ, ठीक है? अच्छा, अब इसका मतलब ये हो गया कि मेरे सवाल का आंसर क्या आ गया? मेरे सवाल का आंसर आ गया कि नॉर्मल रेट 2 रुपये पर आवर है, और जो ओवर टाइम का रेट मैं इस बंदे को दे रहा हूँ वो 3 रुपये पर आवर बन रहा है। और इसीलिए अगर मैं इस सवाल के डेटा को चेक करता हूँ, अगर ये बंदा 21 घंटे 2 रुपये के हिसाब से काम करे और 9 घंटे 3 रुपये के हिसाब से काम करे तो इसके पैसे क्या 69 बनते हैं? चेक करो। अगर ये बंदा 21 घंटे 2 रुपये के हिसाब से और 9 घंटे 3 रुपये के हिसाब से काम करे तो 69 रुपीज बनता है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये बंदा 27 घंटे 2 रुपये के हिसाब से काम करे और बचे हुए 3 घंटे 3 रुपये के हिसाब से काम करे तो 63 बनना चाहिए। क्या वो भी बन रहा है? बन रहा है ना? ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताओ किसी किस्म का कोई भी किसी किस्म को अभी भी सवाल है तो मुझे बता दो। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप लोगों का सवाल क्लियर नहीं होगा, और क्लास 12 बजे से पहले ओवर नहीं होगी। तो अगर आलियाना, अगर आप वापस से यही बात बोलोगे कि सर आज के लिए बहुत हो गया, तो आप आज के लिए बहुत हो जाओगे और आप क्लास से निकल जाओगे, ठीक है? अभी आज हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। हाँ भाई, किसी किस्म का नहीं, ये सवाल नहीं बताऊंगा। किसी किस्म का कोई भी सवाल है? किसी किस्म का कोई भी सवाल? सर ये जो दोबारा समझा दे जो अभी लिखा है, हाय क्या लिखा है? अच्छा देखो भाई, हमें ये पता चल गया कि नॉर्मल 1 घंटे के 2 रुपये होंगे और ओवर टाइम के 1 घंटे के 3 रुपये होंगे। हाँ भाई, ये पता चल गया। सैयद आसमा, हमें ये पता चल गया कि नॉर्मली हम 1 घंटे के 2 रुपये देंगे और अगर कोई ओवर टाइम करेगा तो 1 घंटे के 3 रुपये देंगे। ये बात हमें पता चल गई, हाँ या नहीं? ये बात तो हमें पता चल गई ना, ठीक है? 30 कहाँ से आया? सवाल में क्या लिखा हुआ है बेटा? सवाल में लिखा हुआ है कि एक मजदूर 30 घंटे काम करेगा। सवाल में लिखा हुआ है कि एक मजदूर 30 घंटे काम करेगा। अगर वो 21 घंटे 2 रुपये और 9 घंटे 3 रुपये के हिसाब से काम करे तो 69 रुपीज बनेंगे। और अगर 27 घंटे 2 रुपये और 3 घंटे 3 रुपये के हिसाब से काम करे और इस तरह से 30 घंटे पूरे करे तो वो 63 रुपीज बनेंगे। सवाल में लिखा हुआ है बेटा 30 घंटे। बेटा सवाल पढ़े, कुरतुलैन सवाल में लिखा हुआ है, सवाल में मेंशन है, ठीक है? सवाल जहां से स्टार्ट हो रहा है अगर आप उसको देखेंगे तो सवाल में लिखा हुआ रहा होगा कि ये कारपेंटर 30 घंटे मुकम्मल टोटल काम करेगा। हाँ जी, अभी भी किसी को कोई भी सवाल है तो मुझे बताओ। सर प्रैक्टिस के लिए कुछ दें वरना हम भूल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल मैं बहुत सारी चीज़ें दे सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें अब देना शुरू करूँगा, लेकिन अभी आप लोगों को जो है वो टाइम भी लगेगा। आप लोगों के हालात बड़े नाजुक है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। बहुत कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि मुझे QAT का मटेरियल भी सेंड करना पड़ेगा, यानी कि CA का जो एंट्री टेस्ट है ना उसका मटेरियल भी आप लोगों को सेंड करना पड़ेगा, वो भी आप लोगों को शायद कवर करना पड़ेगा, ठीक है? फिर ही आप और आगे बढ़ सकते हो। एनीवेज मुझे बताओ भाई, अब किसी किस्म का कोई भी किसी का अभी भी सवाल है तो मुझे डिस्कस करो, मुझे बताओ,
ताकि मैं उसको आप लोगों के साथ सॉल्व करूं। कोई भी सवाल अभी भी है आपके दिल में तो मुझे बता दो। आई रिपीट, अभी भी कोई बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही तो मुझे बता दो। दो कहाँ से आया ये बता दे। आह, 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 आह। भाई 3 आ गया, y की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू 3 आ गई थी या नहीं? y की वैल्यू 3 आ गई थी। ये y की वैल्यू आई 3। ठीक है, y की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा, अब आपको पता है ना x किसके बराबर है? ये देखो, इधर देखो, यहाँ पे टॉप पर यहाँ पर x जो है वो 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7 के बराबर है। x जो है वो 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7 के बराबर है ना। तो अगर x जो है वो 23 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 7 के बराबर है तो वहां पर y की वैल्यू 3 डालो। जब y की वैल्यू 3 डालोगे और इसको सॉल्व करोगे तो 23 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 9 होता है। 23 माइनस 9 जो है वो आपके पास बच जाता है 14 डिवाइडेड बाई 7 जो है वो 2 बनता है। इसका मतलब हम नॉर्मली इस बंदे को 2 रुपए पर आ दे रहे होंगे। हाँ जी, अभी भी बता दो, किसी किस्म का कोई भी सवाल है काइंडली मुझसे डिस्कस कर लो, मुझे बता दो। किसी किस्म का कोई भी सवाल है काइंडली मुझसे डिस्कस करो, मुझे बता दो। किसी किस्म का कोई भी सवाल है काइंडली मुझसे डिस्कस करो, मुझे बता दो। अभी भी कोई भी सवाल है जी? मेथड है, सॉरी, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है आपने? जी, ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है अभी हमने ये सवाल अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि एक इक्वेशन से हमने x इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है वो निकाली और दूसरे इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करा। दूसरे वाले इक्वेशन में हमने पहली वाली इक्वेशन वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा, पुट इन करा, डाला। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में हमें पता चल गया कि x किसके बराबर है और उसको हमने दूसरे में डाला। अच्छा, स्टार्ट में मैंने कहा था साइमल्टेनियस का क्या? बेटा देखो, साइमल्टेनियस इक्वेशन सुनना जरा गौर से। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब ये है कि आपके पास दो इक्वेशंस हो और उसमें x और y दो चीजें अननोन हो। तो ये सवाल था साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व होने वाला। ये जो देख रहे हो आप, ये हमने दो इक्वेशंस बनाए थे। हमारे पास एक इक्वेशन था जिसमें x और y अननोन है और ये दूसरा इक्वेशन है जिसमें x और y अननोन है। इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को मुख्तलिफ तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दूसरा तरीका एलिमिनेशन मेथड है और तीसरा तरीका कैलकुलेटर का इस्तेमाल है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो हमने जो अभी मेथड यूज किया है ना वो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है। ठीक है, अरे भाई तू क्विक रिव्यू के पीछे पड़ा है यहाँ पर सवाल 5 बार डिस्कस कर लिया, तुझे अभी भी क्विक रिव्यू करवाना है क्या? रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलो जी, मेरे ख्याल में 90% बच्चों के प्रॉब्लम हल है। ठीक है, 90% बच्चों के प्रॉब्लम हल है। ठीक है, और प्यारे बच्चों, जो 10% लोगों को अभी भी इसमें भी बहुत 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 मसला हो रहा है ना, बहुत ही ज्यादा शिद्दत से मसला हो रहा है, तो वो जरा मुझसे QAT के आज लेक्चर्स ले लेना, क्योंकि QAT के लेक्चर्स भी फिर आप लोगों को करने पड़ेंगे। QAT के लेक्चर्स जो हैं वो यानी कि जो CA का एंट्री टेस्ट है ना, उसके लेक्चर्स भी कुछ हद तक आप लोगों को करने पड़ेंगे, फिर ही आप लोगों से आगे बढ़ा जाएगा। बहरहाल चलो, मैं एक और सवाल करवाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक और सवाल करवाता हूँ, देखते हैं अब उसमें क्या होता है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सवालों की मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवा रहा हूँ, आप लोग फिक्र ना करो, लेकिन ये है कि आप लोगों ने भी बहुत सारी मेहनत करनी है। आज के हिसाब से आप लोगों के हालात जो है ना वो बड़े ही कमजोर हालात है। दूसरी बात यह कि आईकेएफ की रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करवा ली ना सबने? आईकेएफ की रजिस्ट्रेशन भी लाजमी आहिस्ता आहिस्ता करवाते रहिएगा, उसके लिए भी जो है जद्दोजहद स्टार्ट कर दें। ठीक है, एनीवेज, मैंने रजिस्ट्रेशन से हवाले से एक वीडियो भी शेयर कर दी है ग्रुप पर कि आपकी आईकेएफ की रजिस्ट्रेशन किस तरह से हो सकती है, उसमें पूरी गाइडेंस है। चलिए, एक और सवाल है आपके पास। इस सवाल में लिखा हुआ है द एजेस ऑफ अ पर्सन एंड हिज सन add up to 45 years. 5 years ago, the person was 6 times as old as his son. Find the age of the person when his son was born. ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि एक बंदे के और उसके बेटे की जो एज है ना वो कुल मिलाकर 45 साल है। 5 years ago, आज से 5 साल पहले, द पर्सन वॉज 6 times as old as his son. आज से 5 साल पहले ये बंदा जो है वो अपने बेटे की उम्र
के 6 टाइम्स ज्यादा बड़ा था। तो फाइंड द एज ऑफ द पर्सन व्हेन हिज सन वाज बोर्न, जब इसका बेटा पैदा हुआ था तब इसकी उम्र कितनी थी। ठीक है, तो क्या मैं ये करवा दूं? मैं इसको शुरू कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको शुरू कर देता हूँ। अगेन आपके पास 2 अननोन्स हैं, आपने जो है वो एज्यूम करना होगा। क्या एज्यूम करना होगा? आपने एज्यूम करना होगा कि लेट से आप यूं कह दो द एजेस ऑफ अ पर्सन, लेट से आप यूं कह लो कि फादर की आज जो एज है ना, आप एज्यूम कर लो कि फादर की आज जो एज है ना वो एक्स है। आप एज्यूम कर लो कि जो सन की आज की एज है ना वो वाई है। तो पहली जो सेंटेंस है ना, पहला जो सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है द एजेस ऑफ अ पर्सन एंड हिज सन एड अप टू 45 ईयर्स। द एजेस ऑफ अ पर्सन एंड हिज सन एड अप टू 45 ईयर्स। ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है कि क्या इक्वेशन बनेगा पहला वाला? हाँ जी, कोई मुझे ये बता सकता है कि पहला इक्वेशन क्या बनना चाहिए? कोई मुझे ये बता सकता है कि पहला वाला इक्वेशन क्या बनना चाहिए? पहला वाला इक्वेशन जो है वो बिल्कुल हमारा बनना चाहिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 45। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 45। क्यों? क्योंकि उससे ये लिखा हुआ था कि द एजेस ऑफ अ पर्सन एंड हिज सन ऐड अप टू 45, यानी कि बाप बेटे की उम्र को ऐड करते हो तो बाप बेटे की उम्र को ऐड कर कर जो आंसर आता है, बाप बेटे की उम्र को ऐड कर कर जो आंसर आता है ना टोटल, वो टोटल आंसर आपका जो है वो 45 आता है। ठीक है, बाप और बेटे की उम्र को ऐड कर देते हो दोनों को, तो बाप और बेटे दोनों की उम्र को ऐड कर कर जो टोटल आंसर आता है वो बाप और बेटे की टोटल उम्र को ऐड कर कर आंसर आता है 45, यानी कि 45। ठीक है, 45 आंसर आता है। सही है, ये एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद इससे बोला है 5 years ago। 5 years ago, 5 years ago का क्या मतलब है? 5 years ago का मतलब है आज से 5 साल पहले। 5 years ago का क्या मतलब है? 5 years ago का मतलब है आज से 5 साल पहले। 5 years ago का मतलब है आज से 5 साल पहले। द पर्सन वॉज 6 times as old as his son। अच्छा, अगर आज बाप जो है वो x years का है तो 5 साल पहले बाप की जो एज होगी वो क्या होगी? ये तो टुडे यानी कि आज की इंफॉर्मेशन है ना, ये तो टुडे यानी कि आज की इंफॉर्मेशन है। आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले फादर की एज क्या होगी और आज से 5 साल पहले सन की एज क्या होगी? बताओ। अरे यार सैफुल्ला तू 40 यार, क्या माना तुम तो बिल्कुल ही जो है ना। ओ भाई अल्लाह के बंदे, 40 जो है वो कैसे आ गया यार? आज अगर बाप जो है वो x ईयर्स का है, अगर आज बाप x ईयर्स का है तो 5 साल पहले, 5 साल पहले जितनी इसकी आज उम्र है उससे 5 साल कम साल का होगा। ये देखो 5 साल का कर दिया अब तूने, कभी तू 40 का करता है कभी तू 5 का कर देता है। भाई x-5 होगा ना। अगर आज एक बंदा 25 का है 5 साल पहले 20 का होगा। अगर आज एक बंदा 30 का है 5 साल पहले 25 का होगा। अगर आज एक बंदा 40 का है 5 साल पहले 35 का होगा। अगर आज बंदा x का है, x ईयर्स का है, तो 5 साल पहले वो x-5 का होगा। ठीक है, अगर आज एक बंदा x ईयर्स का है, अगर आज एक बंदा x ईयर्स का है तो यार 5 साल पहले कितना होगा? x-5 ईयर्स का होगा। सीधी बात है यार, इसमें कोई मसले की बात तो नहीं है। देखो जो उसकी आज की उम्र है उसमें से 5 हटा दो। अगर आज तुम 15 साल के हो, 5 साल पहले 10 साल के थे। अगर आज तुम 25 साल के हो, 5 साल पहले 20 साल के थे। अगर तुम आज 20 साल के हो, 5 साल पहले 15 साल के थे। अगर आज तुम 19 साल के हो, 5 साल पहले 14 साल के थे। तो यार इसमें तो मैंने कोई साइंस अप्लाई नहीं करी है। इसी तरह से सन के बारे में बताओ, सन का क्या होगा? अगर आज जो है वो सन की एज जो है वो वाई है, अगर आज जो है वो सन की एज है वाई, तो 5 साल पहले सन की एज क्या होगी? 5 साल पहले सन की एज होगी y-5। सीधी बात है यार, इसमें कोई मसले की बात थोड़ी है। अगर आज जो सन की एज है y, तो अगर मैं 5 साल पहले की बात करूंगा तो सन की एज जो है वो हो जाएगी y-5। सीधी बात है, इसमें तो कोई मसले की बात ही नहीं है। ठीक है, तो आप बस सिर्फ और सिर्फ क्या करो, आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप जो आज की एज है उसमें से 5 को माइनस कर दो। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं यार, इसमें तो किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो माइनस करना। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो वैल्यू को माइनस करना है और क्या करना है।
ठीक है। अब जब ये वैल्यूज आ गई, तो आप अगर सवाल देखते हो तो उसने बोला था कि 5 years ago द पर्सन was 6 times as old as his son। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आज से 5 साल पहले फादर की जो एज थी वो 6 मल्टीप्लाइड बाई सन की जो भी एज थी वो होगी, है ना। आज से 5 साल पहले जो फादर की एज थी वो सन की एज को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर लूं इतनी थी, है ना। आज से 5 साल पहले जो फादर की एज थी, सवाल ने लिखा हुआ है ना, सवाल ने लिखा हुआ है कि आज से 5 साल पहले की तुम अगर मुझसे बात करते हो, तो सवाल ने लिखा हुआ है कि आज से 5 साल पहले की अगर तुम मुझसे बात करते हो, तो आज से 5 साल पहले जो है, जो आपका अल्लाह भला करे जो फादर की एज थी वो सन की एज को 6 से मल्टीप्लाई कर दो इतनी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ तक क्लियर है या नहीं। फादर इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाई सन्स एज, फादर इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाई सन्स एज, ठीक है। फादर इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाई सन्स एज, फादर इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाई सन्स एज। जो भी आपके पास आज से 5 साल पहले फादर और सन की एज होगी, उसका जो इक्वेशन होगा, यानी कि जो फादर की एज होगी वो अगर सन की एज को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए इतनी होगी। और आज से 5 साल पहले फादर की एज थी कितनी, x-5। आज से 5 साल पहले सन की एज कितनी थी, y-6। तो आप फादर और सन की एजेस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। अब आपके पास ये एक इक्वेशन हो गया, और ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब पहले वाले इक्वेशन से हम कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू 45 माइनस वाई, और इसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि x की जगह हम लिख देंगे 45 माइनस वाई, फिर -5 एज इट इज आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर 6 इंटू वाई 6y, और यहाँ पर 6 इंटू 5 जो है वो माइनस का 30, ठीक है। अब 45 में से 45 माइनस होगा तो 40 रह जाएगा, 40 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6y माइनस 30। अच्छा, अगर जो है वो 40 सीधे हाथ पर आ जाए तो ये बन जाएगा -30 माइनस 40 यानी कि माइनस का 70, और 6y उल्टे हाथ पर आ जाए तो माइनस का 7y आ जाएगा, और y जो है वो 10 आएगा। y की वैल्यू जो है ना वो मेरे हिसाब से 10 आ रही है, ठीक है। y की वैल्यू मेरे हिसाब से फिलहाल 10 आ रही है। यहाँ तक किसी को कोई भी मसला है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंसर्न है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। यहाँ पर किसी को कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी हिचकिचाहट है, कोई भी तकलीफ है तो मुझे बता दो, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, कहाँ से समझ नहीं आया। चलो येलो बॉक्सेस बनाते हैं, पहले चलो ग्रीन बॉक्सेस। ये बताओ, ये पहला बॉक्स समझ में आ गया? हाँ जी, ये पहला वाला बॉक्स आपको समझ में आ गया। इस पहले वाले बॉक्स में किसी को कोई भी किसी किस्म का इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई खतरा, कोई मसला है तो बताओ, ठीक है। इस पहले वाले केस में किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी खतरा, कोई भी डर, खौफ, वहशत, कुछ भी बताओ। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे, चलो ये वाला बॉक्स बनाता हूँ, इसमें कोई भी मसला है तो मुझे बताओ, आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले फादर की एज 5 साल कम होगी, आज से 5 साल पहले सन की एज भी 5 साल कम होगी, ठीक है। इसमें कोई मसला है तो मुझे बताओ, सही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मसला है कहाँ, यहाँ पर भी मसला नहीं है क्या? फादर इज इक्वल टू 6 इंटू सन, ठीक है। सर सेकेंड इक्वेशन में क्या मसला है भाई बताओ? फादर की एज जो है वो सन की एज मल्टीप्लाइड बाई 6 के बराबर होगी, ये तो सवाल में लिखा हुआ है ना, क्लियरली मेंशन है सवाल में कि फादर की जो एज होगी वो सन की एज को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बनेगी। ये तो क्लियरली सवाल में मेंशन है यार, सवाल में लिखा हुआ है कि जो फादर की एज होगी वो सन की एज मल्टीप्लाइड बाई 6 के बराबर होगी। इसमें क्या मसला है? इसमें तो मुझे कोई इशू नहीं लगता, ठीक है। कोई मसला? कोई मसला? हाँ जी, यहाँ तक कोई मसला? सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास जो है, उसके बाद आपने जो है वो इसको सॉल्व किया, आपके पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, जब y की वैल्यू आ गई तो x किसके बराबर था? x बराबर था 45 माइनस वाई के,
तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45 माइनस 10 यानी कि 35 के। x की वैल्यू जो है ना वो 35 के बराबर आ जाएगी। तो देखें आज की x और y की वैल्यू आ गई ना। अब आप देखें इक्वेशन पहला क्या था कि आज टुडे, आज यानी कि टुडे बाप की एज जमा बेटे की एज 45 बनेगी। ये पहली बात भी सच है। और 5 साल पहले 5 years ago, 5 साल पहले की क्या इक्वेशन थी? 5 साल पहले बाप जो है वो 30 का होगा, 5 साल पहले जो बेटा है वो कितने का होगा? 5 साल का होगा। तो 5 साल पहले ऐसा हो रहा है ना कि अगर मैं बेटे की एज को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बाप की एज बनती है, हाँ बनती है, ठीक है। इसका सवाल ये था कि जब इसका बेटा पैदा हुआ तब ये कितने साल का था। तो भाई जब इसका बेटा पैदा हुआ होगा, जब इसका बेटा पैदा हुआ होगा यानी कि बेटा 0 years का होगा और ये 25 साल का होगा। सही आंसर हमारा जो है ना वो 25 है। हमारा जो इस सवाल का सही हकीकी बिल्कुल परफेक्ट क्लियर कट आंसर है वो 25 है। हमारा इस सवाल का सही बिल्कुल जेन्युइन सही आंसर जो है ना वो 25 है। कितने लोग ऐसे हो जिनको ये समझ में आ गया? कितने लोग ऐसे हो जिनको ये सवाल समझ में आ गया? क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब सेट है, सब ओके है? कितने लोग ऐसे हो ऑल क्लियर, आ गया ऑल क्लियर, क्लियर सर, यस यस क्लियर क्लियर। जल्दी 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 कंफर्म करो। कितने लोग ऐसे हो कि जिनको किसी भी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, किसी भी चीज़ में कोई भी मसला नहीं आ रहा? कितने लोग ऐसे हो कि जिनको कोई मसला नहीं आ रहा? अच्छा देखिए, जितने लोगों से ये सवाल हो गया है बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग अभी भी अगेन मैं कहूँगा कि ऐसे ज़रूर होंगे कि जिनको इन सवालात में भी बहुत मसला आ रहा होगा। उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि उनको दिन रात पढ़ने की ज़रूरत है। उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करें और बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करें। उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को देखेंगे, जितना ज़्यादा बार 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 सेम सवाल प्रैक्टिस करेंगे, उनका फ़ायदा होगा। उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उनको टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। वो मुझसे QAT के लेक्चर्स भी ले लें अगर आप लोगों की बेसिक मैथ्स बिल्कुल वीक है। और अब जो है हम लोगों का ये तीसरा हफ्ता है। पहले हफ्ते स्लो चले, फिर थोड़ा सा तेज़ हुए, फिर आज हमने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करी। आज मैं आप लोगों को बहुत सारा होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है अगर आपसे सवाल नहीं होते। मैं आप लोगों को हर चीज़ जो है ना 100 बार नहीं, 200 बार, 300 बार, 500 बार समझाऊंगा। जितनी बार आप पूछोगे ना, आपने देखा होगा कि एक बच्चे ने बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ पूछी, फिर भी मैंने 10-10 बार, 20-20 बार आप लोगों को समझाया। जितनी बार मुझे बोलोगे ना, मैं आपको समझाने के लिए हाजिर हूँ, मैं तैयार हूँ। आप लोगों अगर मेहनत करोगे तो मैं आपसे ज़्यादा मेहनत करूँगा। आप लोगों के लिए आपसे ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ, प्रोवाइडेड कि आप लोग भी मेहनत करो। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी आप सबसे कि आज की जब ये क्लास हम एंड करेंगे, ठीक है, तो आप लोग जो है वो एक तो नंबर 1 एज यूजुअल ग्रुप पर अपना एक तो फीडबैक देना स्टार्ट कर दो। मुझे फीडबैक प्रोवाइड करो कि आज की क्लास कैसी लगी, क्या था, कुछ समझ आया, कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग जो है वो अभी ग्रुप ऑन है ना, ग्रुप में चैट ऑन हुई भी है ना यार? सैफुल्ला मेरे पास जो है ना वो असल में एक वक्त पर अभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 2,500 से 3,000 जो है ना वो लोग होते हैं जो मेरे साथ जो है ना वो कांटेक्ट में होते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन पर्सनल पे मैं जवाब दे नहीं पाता, ठीक है। अभी करंटली भी जो है वो मेरे पूरे ओवरऑल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। क्लास के फ़ौरन बाद कोशिश किया करो कि क्लास के दौरान या क्लास के फ़ौरन बाद जो है ना वो मुझसे, मैं 5-10 मिनट ऑनलाइन होने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें मुझसे सवाल पूछ लो। अभी तुम लोगों की क्लास ऑफ होगी, उसके बाद दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास, फिर चौथी क्लास, फिर पांचवी क्लास, फिर छठी क्लास। तो इस तरह से मेरी क्लासेस चलती रहेंगी। आज की अटेंडेंस ग्रुप पर मार्क कर दो। मेरे सामने ग्रुप खुला हुआ है, मेरे सामने ग्रुप खुला हुआ है, अटेंडेंस मार्क कर दो। मेरे सामने ग्रुप खुला हुआ है। आज जो है वो अपना फीडबैक प्रोवाइड कर दो। मुझसे बात कैसे होगी? मुझसे बात क्लासेस में हो सकती है, क्लासेस में मुझसे बात हो सकती है। अभी मुझसे बात कर लो, क्या बात करनी है तुमने। और काइंडली जितने लोगों का कोई भी मसला नहीं है ग्रुप पर, काइंडली 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 फीडबैक भी शेयर करना है। सैफुल्लाह तुम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, चैट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हो। अभी हमारे पास हैं 5 से 7 मिनट, 8 मिनट है, अपनी जितनी भी क्वेरीज है वो रिजॉल्व करवा सकते हो। क्लास के बाद मैं PDF फाइल सेंड कर देता हूँ, मजीद कुछ लेक्चर्स भी तो सेंड कर रहा वो हूँ। लेक्चर भेजिएगा, वो जो आप बेसिक्स के लेक्चर कह रहे थे ना। ठीक है, बिल्कुल, मैं अभी क्लास के फौरन बाद भेज दूंगा, क्लास के हाँ, फौरन बाद मैं भेज दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। और कोई बात? इस तरीके से इसी बात कर रही थी कि आप वो लेक्चर जो आप कह रहे थे ना बेसिक्स के, वो हाँ, भेजिए, उसे प्रैक्टिस नहीं कर मैं लें। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल भेज दूंगा, बिल्कुल वो भी भेज दूंगा मैं। जी जी।
सही है, और बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ। और वो आप कह रहे थे ना कि वो सीए के जो एंट्री के टेस्ट के भी लेक्चर कह रहे थे। हाँ हाँ, भेज दूंगा, उसी की बात कर रहे हो ना? लेक्चर भेजने की बात कर रहे हो? बहुत सारे लेक्चर भी भेजूंगा और आज। बेसिक्स भी आप क्यूएम की जो कह रहे थे। भेज दूंगा, आज भेज दूंगा, आज मैं ग्रुप पर भेज दूंगा। ठीक है, आज मैं अभी अभी आप लोगों की क्लास के फौरन बाद जो है ना वो ग्रुप पर ये भेज दूंगा, पीडीएफ फाइल भी आज की भेज दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी भेज दूंगा और प्रैक्टिस के लिए भी चीजें दे दूंगा। सर देखो आप आप लोगों ने, हाँ, आप थके नहीं है सर? नहीं नहीं, क्यों थकूंगा मैं? मास्टर आप से लोग जो बात है, की आपने। बस आप लोग मेहनत करते रहो और जल्दी जल्दी जो है ना वो पीआरसी क्लियर करो। मैं आप लोगों को जो है ना वो चैप्टर 1 के बहुत सारे लेक्चर्स भी भेजता हूँ और आप लोगों को बहुत सारे कंटेंट भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना? बस वो कंप्लीट कर दो। मेरी बस रिक्वेस्ट ये है कि रोज जो है ना वो क्यूएम जो है वो 3-4 घंटे पढ़ो। कोशिश करो कि 3 घंटे 4 घंटे निकालो। अगर तुम रोज 3-4 घंटे निकालते हो, कुछ टाइम हो सकता है कि तुम्हें मसला हो रहा हो, ठीक है ना? जाहिर सी बात है, हमें भी पता है कि मैट्रिक और इंटर में क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता है और सीए जो है उसका क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, तो जाहिर है दोनों में डिफरेंस बहुत है। लेकिन ये कि तुम लोग मेहनत करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह। चलो भाई, सही है। अब मैं यहाँ पर क्लास को एंड करता हूँ और आप लोगों के लिए कंटेंट जो है वो मैं अब भेजने जा रहा हूँ। सही है? सर ये जो आपने ग्रुप के अंदर जो 3 पीडीएफ भेजी हैं सर, वो किस चीज़ की भेजी, जिसमें क्वेश्चन है सारे? यार वो आज जो मैंने एक सवाल करवाया वो उसी में से था, ठीक है? और दूसरा मैंने उसका आंसर भेजा होगा प्रोबेबली। एक मिनट में देख लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन और आंसर भेजे होंगे। और हाँ मैंने ये पिछली पिछली जो क्लासेस थी उनकी पीडीएफ भेजी थी, ताकि अगर किसी बच्चे ने लेट ज्वाइन किया तो वो उसके पास भी आ जाए। क्वेश्चन थे ना सर, क्वेश्चन आंसर थे उसके अंदर, ठीक है। हाँ, सही है। और बताओ भाई, किसी का कोई और सवाल है? सर सिलेबस शेयर करने मैथ्स पीआरसी का, चलो मैं ये भी कर देता हूँ। यस सर, क्वेश्चन था उसमें से और एक पीडीएफ क्वेश्चन का साथ साथ ही आंसर कैसा? फातिमा अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट कर जल्दी से पूछो क्या पूछना चाह रही हो आप। ठीक है, अभी हैं 6-7 मिनट है, आप अनम्यूट करो, पूछो मुझसे क्या पूछना है। फातिमा, कोई सवाल पूछना है ना अपने, आप काइंडली मुझसे पूछ लो फौरन। फर्स्ट चैप्टर का नाम भी बता दे यार, वो तो पीआरसी 2 की स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर नंबर 1 का नाम देख लो ना, क्या लिखा हुआ है एग्जैक्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा हुआ होगा, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन इस तरह से लिखा हुआ होगा। चलो एनीवेज, चलो मैं क्लास को एंड करता हूँ, ठीक है? अगर आप लोगों को क्लास में से 70 to 80% चीज़ें भी समझ में आ जाती है ना तो बहुत है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। मैं ग्रुप पर गाइडलाइंस भेजता हूँ सारी, ठीक है? फीडबैक ज़रूर शेयर करो।